हो गया ये? हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप देखो सबसे पहले आकाश, आवाज आ रही है? जो ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, नहीं आ, कर आ कोई रही है, आ रही है। बाद में फिर वो उनको उनके मिस होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडियन मेडिकल बिलिंग और यूएस मेडिकल बिलिंग में से और डिफरेंस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो इंडिया की मेडिकल बिलिंग है वो तो सबको पता है। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, अगर जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो बोल रहे हैं, जहाँ हम बीमार पड़ते हैं हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ क्या करते हैं, हम जो भी हमारा इलाज होता है हम पैसे देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो हम फिर इंश्योरेंस कार्ड देते हैं, उसके हिसाब से जो भी हमारी पेमेंट होती है वो होती है। ठीक है, अब सपोज यूएसए में थोड़ा अलग सिस्टम होता है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में सबके पास इंश्योरेंस होता है। वहाँ पे कोई पैसे का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि आप जाओगे इलाज कराने आपको कैश देना होगा, इतना पैसा देना होगा, इतना खर्चा आया। वहाँ पे सबके पास इंश्योरेंस होता है, वो केवल अपना इंश्योरेंस कार्ड दिखलाते हैं। जो फिर डॉक्टर होते हैं वो क्लेम, उनका एक क्लेम फॉर्म बनता है कि पेशेंट को ये बीमारी थी। ठीक है, पूरा अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ केवल। पेशेंट को ये बीमारी थी, ये था, वो क्लेम फॉर्म जाता है इंश्योरेंस के पास। इंश्योरेंस पर पेमेंट करता है डॉक्टर को। पेशेंट को कोई उस समय पेमेंट नहीं करनी, एक छोटी सी पेमेंट करनी होती है, वो होती है कोपे। वो मैं अभी ड्यूरिंग द फर्दर ट्रेनिंग समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी थोड़ा सा ओवरव्यू है कि यूएस मेडिकल बिलिंग में क्या डिफरेंस होता है। वहाँ पे पेशेंट पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट डायरेक्ट इंश्योरेंस करता है। इंश्योर पेशेंट पेमेंट करता है, बहुत ही थोड़ी सी करता है। वो कब कब करता है, कोपे करता है, एक दो चीजें होती है, वो कब कब करता है वो मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, पर अभी ये मान के चलो कि पेशेंट पेमेंट नहीं करता है, सारा इंश्योरेंस, क्योंकि जो अमेरिका होते हैं वहाँ पे बेसिकली जो खर्चा होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि वहाँ पे जितनी भी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इसलिए इंश्योरेंस सबको अलाउ कर रखे हैं। ठीक है, तो अभी बेसिक ये मान के चलो। अब सबसे पहले जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बीच बीच में टिक करवाते जाऊंगा, उसको नोट्स लिख लेना। ठीक है, कल से एक डायरी डायरी लिख लेना, उसमें जो जो भी नोट्स आएंगे। तो बेसिकली सबसे जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो पूछते हैं आरसीएम क्या होता है। आरसीएम सबसे बेसिक बेसिक चीज होती है कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। कभी कभी आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट इज आरसीएम, तो मैं बताना इट इज अ रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। और पूरी साइकिल जो हम आगे देख रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट जाता है किसके पास, जब पेशेंट जाता है प्रोवाइडर के पास, वहाँ पे डॉक्टर को प्रोवाइडर कहते हैं वहाँ पे। तो ये प्रोवाइडर बहुत ही बेसिक टर्म है। जब आप व्हेन यू कम इनटू वर्क, तो ये बहुत ही, सब कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं बोलता है, सब प्रोवाइडर बोलते हैं। अगर आपकी इंश्योरेंस एजेंट से बात भी होगी ड्यूरिंग कॉल, तो वो डॉक्टर नहीं बोलेंगे, वो प्रोवाइडर बोलेंगे। तो प्रोवाइडर बहुत ही बेसिक टर्म है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो रखा है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जब भी जाएगा, जैसे हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई भी पेशेंट जाते हैं, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी बीमारी क्या है, मतलब आंखों में दर्द है, जो भी मेरे सब जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। ठीक है, तो उसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत ही बेसिक टर्म है। हम जब शारदा में भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमसे डिटेल्स लेते हैं ना, नाम, तो उस वो जो चीज होती है, वो जो हम रिसेप्शनिस्ट को अपने डिटेल्स भरवाते हैं, वो होती है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। इस आकाश ये स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, शिवम हाँ, भाई दिख रही है। दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक है, उसके बाद आती है रजिस्ट्रेशन के बाद एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या होता है, एलिजिबिलिटी में अब पेशेंट के पास हो, कभी कभी पेशेंट के पास दो तीन इंश्योरेंस होते हैं और कभी एक भी नहीं होते हैं। अब कब एक भी नहीं होते हैं वो अलग सिनेरियो होता है, उसको थोड़ा सा हम फर्दर डिटेल करेंगे। तो एलिजिबिलिटी में ये आता है कि जो प्रोवाइडर होता है वो पेशेंट के पास चेक करता है, पेशेंट के पास पेशेंट क्या इस इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। और एलिजिबिलिटी में और भी कुछ सिनेरियो होते हैं। सपोज करो जो सर्जरी होती है, सर्जरी के लिए क्या होता है, कभी भी प्रोवाइडर डायरेक्ट जैसे पेशेंट ने बोला कि मुझे सर्जरी चाहिए, मुझे तो इसकी सर्जरी करवानी है, तो जो डॉक्टर होता है वो डायरेक्ट उसको सर्जरी नहीं देता है। वो पहले क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा कि जो पेशेंट का जो प्लान है, इंश्योरेंस का प्लान है, क्या उसका वो इंश्योरेंस प्लान इस चीज को कवर करता भी है या नहीं कवर करता है। उस चीज को वो चेक करेगा, कहाँ से चेक करेगा, इंश्योरेंस से चेक करेगा। तो इस चीज को हम एलिजिबिलिटी करते हैं कि जो भी पेशेंट की बीमारी है, चाहे पेशेंट किसी भी XYZ रीजन के लिए आया है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो डायरेक्ट उसको उठा के सर्विस नहीं देगा। अच्छा आपको अपने लाइक स्प्लीन की लाइक जो बोर्ड सर्जरी बहुत तरह की होती है ना, अलग अलग तरह की, तो बोलने अच्छा तुमको ये वाली सर्जरी करवानी है, तो वो डायरेक्ट सर्जरी नहीं करेगा, उसको पहले चेक करेगा कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आपका जो इंश्योरेंस प्लान है ये आपको इंश्योरेंस से अथॉरिटी दे भी रहा है कि नहीं, कि आप इसको ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे इंश्योरेंस होता है, उसमें क्या होता है, इंडिया में भी एक जैसे रैली कह रहता है, वो केवल ENT कवर करता है, ईयर नोज थ्रोट।
जो मतलब ईयर से इन तीनों से रिलेटेड है, केवल वही चीज की सर्विस देगा, उसके अलावा कोई हो तो वो कवर नहीं करेगा। तो डॉक्टर वही एलिजिबिलिटी चेक करता है कि हाँ ये जो ये सर्विस लेना है ये इसके प्लान में है भी या नहीं है, तो उसे हम एलिजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब वो उसके अंदर एलिजिबिलिटी, तो उसके अंदर वो चार्जेस बताएगा, चार्जेस बताएगा पर लेगा नहीं पेशेंट से। ये क्लेम फॉर्म किसके पास जाता है, वो इंश्योरेंस के पास जाता है। तो उसके बाद जो भी होगा वो चार्जेस बताएगा कि हाँ आपको इतना खर्चा है, ये खर्चा है, इसका इतना चार्जेस होगा, ये चार्जेस होगा। ठीक है, ये सब चार्जेस होते हैं जो भी पेशेंट की सर्विस लेने के, जो भी XYZ बीमारी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद काम आता है कोडिंग का। अब कोडिंग का काम क्या होता है, कोडिंग का काम बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही मजेदार होता है। कोडिंग क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को, सपोज करो पेशेंट को अस्थमा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोडिंग टीम क्या करेगी, कोडिंग टीम पहले तो सबसे पहले उसको एक पेज में लिख लेगी, पेज या सिस्टम में, कि पेशेंट इतने साल का है, इतने साल का है, पेशेंट कोई बीमारी है, सब कुछ एक पेज में लिख लिया। फिर उसको कोडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। अब कोडिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कोडिंग के लिए एक CPT होती है जो हम क्लेम फॉर्म भेजते हैं। कल से मैं एक क्लेम फॉर्म दिखला दूंगा, ये अभी दिखला देता हूँ मैं क्लेम फॉर्म, अगर होगा इसमें। नहीं, मेरा लैपटॉप अभी ठीक हुआ है तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लेम फॉर्म क्या होता है, उसमें CPTs होती हैं, CPTs 5 डिजिट की होती है, न्यूमेरिक डिजिट की होती है वो। ठीक है, तो हम जब क्लेम फॉर्म जो भेजते हैं इंश्योरेंस को, तो हम ऐसे नहीं भेजते कि पेशेंट को अस्थमा था, पेशेंट पेशेंट की राइट लेग में फ्रैक्चर था। कोडर का काम क्या होता है, कोडर उस चीज को कोड करता है। वो लिख देगा कि 99214 CPTs। CPTs होती है, सबसे पहले CPTs और DX को समझो। ठीक है, CPTs क्या होती है, इसको लिखना है लिख लो आप, ये बहुत ही बेसिक चीज होती है। CPTs होती है करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और DX होती है डायग्नोसिस कोड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस ये होता है, जो DX होती है डायग्नोसिस कोड, DX से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को बीमारी क्या है। ठीक है, डायग्नोसिस कोड से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को बीमारी क्या है, और CPT कोड से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर ने उसे सर्विस क्या दी है, प्रोवाइडर ने उसे सर्विस क्या दी है। ठीक है, सपोज DX है Z00139। ये CDX इसलिए होती है, ये चेक करने के लिए कि पेशेंट, ये चेक करवाने के लिए कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो जो कोडर होता है, कोडर क्लेम फॉर्म में ये नहीं लिखेगा कि पेशेंट आया था, पेशेंट केम हियर टू चेक वेदर इफ ही सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, ये सब नहीं लिखेगा कोडर। कोडर क्लेम फॉर्म में केवल ये लिखेगा Z00139, क्लेम फॉर्म में केवल ये लिखेगा Z00139। ये क्लेम फॉर्म जाएगा इंश्योरेंस के पास। इंश्योरेंस केवल उस कोड से, उस DX कोड से समझ जाएगा कि अच्छा पेशेंट इसलिए आया था। समझ रहे हो, सब चीज कोडिंग में होती है वहां पे बातचीत। जो प्रोवाइडर और इंश्योरेंस के बीच में जो क्लेम फॉर्म जाता है वो कोडिंग में जाता है। कभी उसमें डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा होगा कि पेशेंट को बीमारी थी, ये बीमारी थी। जैसे मैं सपोज करो, अगर मैं दिखला सकता था, मैं दिखलाता क्लेम फॉर्म। चलो मेरे को अभी सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, कल मैं करूँगा। ठीक है, उसमें सारा CPT DX हमें क्लियर हो जाता है। अभी तुम इतना समझो कि CPT होती क्या है, 5 डिजिट की होती है, जिसकी डेफिनेशन होती है करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, और DX कोड होता है डायग्नोसिस कोड। ठीक है, तो कोडिंग का काम क्या होता है, कोडिंग सबसे पहले जो भी पेशेंट की हिस्ट्री होती है, जो भी बीमारी होती है, उसको वो कन्वर्ट करता है CPT और DX में। ठीक है राहुल, समझ में आ रहा है। हाँ। उसको पेशेंट क्या होता है, जो भी सारी पेशेंट की बीमारी होती है, उसको पहले वो इंग्लिश में लिखेगा, फिर उसको कोड करेगा DX और CPTs में। फिर उसको ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन फिर हम कहाँ पे भेजते हैं इसे, इंश्योरेंस के पास। ठीक है, ट्रांसमिशन होता है। फिर उसके बाद आता है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन एक क्लियरिंग हाउस होता है, उसमें वो चेक करता है कि जो क्लेम फॉर्म में सारी चीजें गई हैं। ठीक है, क्लेम फॉर्म तो मैं अभी दिखला सकता हूँ, अगर ये गूगल में मिल जाएगा वैसे। ये तो ट्रांसमिशन है। हाँ, ट्रांसमिशन में मतलब ये कोडिंग में ही आती है ट्रांसमिशन। नहीं नहीं, ट्रांसमिशन मतलब होता है भेजना, वो उसको अच्छा। भेजेंगे, मेल करते हैं वो। इक्फा 1500, इसे इक्फा 1500 भी कहते हैं क्लेम फॉर्म को। ये इस तरह का होता है इक्फा 1500, ये क्लेम फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है। इसमें ये जो मैंने एडजुडिकेशन बताया, उसमें क्या काम होता है, उसमें ये क्लेम फॉर्म पूरा चेक होता है
कि क्लेम फॉर्म में कोई गलती तो नहीं। सपोज करो यहाँ पे ना हम सीपीटी लिखते हैं, ये यहाँ पे सीपीटी जाती है, यहाँ पे जाती है डीएक्स कोड, ये पूरा फॉर्म फिलअप हो जाता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे मेंबर आईडी जाती है, यहाँ पे इधर होती है मेंबर आईडी, ठीक है। ये पूरा फॉर्म फिलअप होके जाता है, ये इंश्योरेंस के पास जब जाता है, ठीक है। अगर क्लेम फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है, कोई भी हमने ढंग से नहीं भरा है, तो एडजुडिकेशन सिस्टम क्या होता है, उसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। अगर सब कुछ ठीक है क्लेम फॉर्म में, तभी वो क्लेम फॉर्म आगे बढ़ेगा। अगर क्लेम फॉर्म में हमने कुछ ढंग से नहीं भरा, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये एडजुडिकेशन का काम होता है, ठीक है। अगर क्लेम फॉर्म बिल्कुल प्रॉपरली है, तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। या तुम ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो किसी की चीज की भी भर्ती चलती है, तो हम फिट तब जब सब कुछ क्लियर होता है तभी बंदे को आगे लेते हैं, वरना वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से इंश्योरेंस के पास ही तभी जाएगा जब बिल्कुल हमने फॉर्म फिलअप सही से कर रखा है, ठीक है। तो ये इसमें 33 बॉक्सेस होते हैं, इसको भी हम पूरा अच्छे से समझेंगे कहाँ पे क्या होता है। अभी मैं केवल हिप्पा फॉर्म दिख रहा हूँ कि हिप्पा फॉर्म होता है कैसे, ठीक है। इसे हम CMS 1500 भी कहते हैं। उसके बाद आता है पेमेंट डिनाइल। पेमेंट डिनाइल क्या होता है, जब ये क्लेम फॉर्म जाता है इंश्योरेंस के पास, तो इंश्योरेंस दो चीज करता है, या तो जो जो हमने सीपीटी बिल करी है उसमें पेमेंट कर देगा, या फिर डिनाइल कर देगा। पेमेंट कर देगा तो हमें केवल पोस्ट करवानी होती है, हमें वो पोस्ट, वो हमारे डे का काम होता है, डे वाली टीम का। हम केवल भेज देंगे कितनी पेमेंट आ गई, वो पेमेंट का पोस्ट कर देंगे सॉफ्टवेयर में। अगर डिनाइल आए तो हम डिनाइल पे काम करेंगे कि क्यों डिनाइल हुई है, वो सीपीटी डिनाइड हुई है, वो जो इंश्योरेंस ने मना कर दिया पेमेंट करने के लिए, वो क्यों मना किया, हम उस पर काम करेंगे। अगर जेन्युइन मना किया होगा, तो फिर हम क्लाइंट को भेज देंगे, एडजस्ट कर देंगे। नहीं तो फिर हम उस पर जो फर्दर काम करेंगे, डिनाइल से हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं केवल आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डिनाइल, जो डिनाइल के बाद हमारा काम शुरू होता है AR फॉलोअप का, जो हम फर्दर करते हैं, हमारा जो बेसिक काम। क्योंकि देखो, रजिस्ट्रेशन हमारा काम नहीं, क्योंकि पेशेंट जाएगा इसके बाद। एलिजिबिलिटी डॉक्टर चेक करता है, चार्जेस डॉक्टर बताता है, चार्जेस में, ठीक है। उसके बाद जो कोडिंग का काम होता है, कोडिंग कोडर टीम करती है, ट्रांसमिशन कोडिंग करती है, एडजुडिकेशन क्लियरिंग हाउस करता है, पेमेंट डिनाइल इंश्योरेंस करता है। उसके बाद हमारा काम शुरू होता है डिनाइल के बाद और पेमेंट के बाद AR फॉलोअप, यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है। डिनाइल के बाद एआर काम करता है या पेमेंट हो जाने दोनों के में, बाद भी करता दोनों में काम करता है। जैसे है? पेमेंट आई है, पेमेंट आई है तो हम क्या करेंगे, पेमेंट में वैसे बेसिकली हमारा जो हायरिंग होती है वो डिनाइल पे होती है, क्योंकि पेमेंट में हमारा बस क्या काम होता है, इंश्योरेंस ने पेमेंट कर दी, हम केवल पेमेंट पोस्टिंग टीम को भेज देंगे। वो क्या करती है, जो डे की टीम होती है वो पोस्ट कर देगी सॉफ्टवेयर में कि अच्छा इतनी की पेमेंट आ गई। लेकिन जो डिनाइल में क्या होता है, हमें डिनाइल पे फॉलोअप लेना होता है, बहुत सारे डिनाइल्स होते हैं, ठीक है। ये क्लेम इसलिए डिनाइड हुआ, ये क्लेम इसलिए डिनाइड हुआ, हम उस पर अकॉर्डिंग फ्लो, सबका अलग अलग फॉलोअप होता है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अभी तो बेसिक, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट होता है ये, ठीक है। समझ में आया इसे? हाँ बिल्कुल। इसमें कुछ कंफ्यूजन है शिवम, आकाश? अरे नहीं सही है भाई, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आकाश भाई समझ में आ गया? हाँ यही बेटा यही। हाँ आ गया समझ में। यार ये बात था। बक्सू, रफ
हाँ, तो इसके बाद फिर है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बेसिकली ये सब चीज़ होता है जब पेशेंट जाता है तो पेशेंट को अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, पेशेंट एड्रेस, सेक्स, marital स्टेटस, ये सारी चीज़ें डिटेल्स अपने देता है वो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इंश्योर्ड ये एलिजिबिलिटी में आ जाएगा। इंश्योर्ड डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स वो अपनी फिलअप करवाता है जब वो प्रोवाइडर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है वो। ठीक है, एलिजिबिलिटी में पेशेंट एक्टिव, जो जो उसका इंश्योरेंस है वो एक्टिव है या नहीं है, और उसके पास क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट मतलब कौन कौन से सर्विस उसके प्लान में कवर है या नहीं कवर है। ठीक है, चार्जेस, जो चार्जेस होते हैं उसको कितने चार्जेस बिलेबल चार्जेस होंगे, मतलब कितने चार्जेस, जो सबसे पहले जो सर्विस दी उस सर्विस को चार्जेस में कन्वर्ट करता है वो बेसिकली, मतलब चार्ज बताना कि आपका $370 हो गया है या $400 हो गया है। कोडिंग को हम जितने भी जो फीचर्स जो भी होता है पेशेंट का, जो भी हिस्ट्री होती है, जो भी सर्विस दी होती है, उससे वो सीपीटी और डीएक्स में कन्वर्ट करता है, डायग्नोसिस और प्रोसीजर में कन्वर्ट करता है। जब हमारे पास इंश्योरेंस है तो हम चार्जेस क्यों लेंगे? भाई वो चार्जेस इंश्योरेंस तो दे, इंश्योरेंस को तो भेजना पड़ेगा ना, हमें पेशेंट से नहीं लेते हम वो चार्जेस। जैसे सपोज कर सर्जरी कोई। अच्छा, ये चार्जेस जो हैं, ये चार्जेस पेशेंट की बीमारी को देख के वो बना रहा है, ये बना रहा बिल है, है वो डायरेक्ट कंपनी भेजेगा इंश्योरेंस में। हाँ इंश्योरेंस में भेजेगा वो, पेशेंट को नहीं देगा वो। हाँ, हाँ पेशेंट के लिए ये काम है इंश्योरेंस के लिए। हाँ हाँ, पेशेंट, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इंश्योरेंस को भेजेगा, पेशेंट नहीं देगा ये चार्जेस। ये चार्जेस देख, चार्जेस तो अच्छा, ये बनाएगा काम जो है वो डॉक्टर जो चार्जेस, डॉक्टर, ये चार्जेस चार्जेस का बना। काम जो डॉक्टर कर रहा है वो हाँ सिर्फ इंश्योरेंस के लिए कर रहा है, हाँ इंश्योरेंस टीम के लिए। हाँ, इंश्योरेंस के लिए करेगा वो, इंश्योरेंस को हाँ। भेजेगा वो। ठीक है, ठीक है शिवम, कोई डाउट है? नहीं नहीं, ये सही, यहाँ तक तो है। ठीक है, अब ट्रांसमिशन में एक चीज थी, दो चीज से हम क्लेम फॉर्म हम भेजते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है पेपर। ठीक है, यार चार्ज करवाने नीचे चलना पड़ेगा, बैटरी लो। चलें थोड़ा नीचे चलें, चल नीचे चलते हैं। 1 मिनट यार, मैं इसको चार्ज पे लगा दूँ। अजय, अजय चले नीचे। वो भी आ गया। अजय रहो, मैं इसका वो लेके आ जाता हूँ। ये कह रहे ये क्यों ले आया यार, कोई नहीं खा ये भी आ गए। इसको बाहर कर दो, बाहर जाएगा देखिए, देखो
क्या 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 कैसी है कैसी है कैसी है वो भी चल गया चल गया इससे खा लेंगे। मत करेंगे हाँ इसमें वो रखते कुछ सब्जी के पीछे लगा दे ये लगा दे हाँ धक्का दे रहा है उधर से धक्का नहीं खोल देगा ये कुर्सी रख कुर्सी रख एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा साइड ये रख दे ये अब नहीं खोल पाएगा। चलो वो मैं उठा दूंगा यार, गिर गया। इसमें से खा ले। अरे हाँ जूम भी बंद हो गया। पता यार इसमें ट्रेनिंग क्यों ऐसे की तैसे कर रहा है ये ऐसे की तैसे कर रहा है, खाना भी गिरा दियो। परेशान देख रहा है उसे। गधा है यार सच में यार बहुत। सोच रहा है पता नहीं क्या मुझे ले रहे हो है ना। सही है ना, ट्रेनिंग सही से चल रही है। बढ़िया भाई हैं समझ में आ रहा भाई एकदम सही है। अरे यार मैं खुद ही मम्मी कर रहा है। इसे ये मेरे को काम नहीं करने दे रहा। मेरा पास्ता भी गिरा दिया इसने। गया डांट वाट नहीं सुनते पता है कोई कुछ कहने वाला तो है ही। हाँ, ये है क्या उसमें। हाँ हेलो आकाश, आकाश हाँ भैया। आ रही है ना आवाज। ठीक है हाँ अरे ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हो गया था हमारा। ना तो इसमें है ठीक है एडजुडिकेशन तक हो गया है। एडजुडिकेशन तक तो डाउट नहीं किसी को। हमें इस पता क्लेम ट्रांसमिशन में हम दो तरीके से क्लेम ट्रांसमिशन करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है पेपर। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जैसे हम एनईएफटी करते हैं ना कि हमें एक कोई आईडी चाहिए होती है, हमने उस आईडी का यूज किया, उस आईडी पर डायरेक्ट हमने कर दिया। जैसे फोन पे में हमें केवल एक कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है, हमने उस नंबर डाला, उसमें हमने कॉन्टैक्ट नंबर पे वो कर दिया। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर क्या होता है, एक पेयर आईडी होती है, 5 डिजिट की होती है, 60345 अल्फाबेटिक भी हो सकती है, 5 डिजिट की होती है। तो केवल हमें पेयर आईडी चाहिए होती है उस इंश्योरेंस की। उस पेयर आईडी पे हम इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम फाइल कर सकते हैं। पेपर के लिए हमें मेलिंग एड्रेस चाहिए होता है। मेलिंग एड्रेस कुछ इस तरह से होता है, पीओ बॉक्स 101 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी जिप कोड 07324। तो कुछ इस तरह से मेलिंग एड्रेस चाहिए होता है जब हमें पेपर क्लेम फाइल करना होता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं हमें केवल पेयर आईडी चाहिए होती है जो 5 डिजिट की होती है। न्यूमेरिक भी हो सकती है और अल्फा न्यूमेरिक भी। अल्फा न्यूमेरिक मतलब Z4325, मतलब ABCD वाले अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और न्यूमेरिक्स भी आ रहे हैं। ठीक है। Adjudication means the process of claim processing
Once insurance company receives the claim, then insurance company starts working on that is called adjudication. Adjudication दोनों तरफ होता है, एक हमारे तरफ भी होता है, एक इंश्योरेंस के पास भी होता है. जब हमारे वाला एडजुडिकेशन होता है उसमें वो चेक करते हैं कि क्लेम जो होता है अच्छी तरह से गया ही नहीं गया. अगर कोई इशू होता है उसमें तो वो रिजेक्ट कर देता है. एक होता है इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस पे एडजुडिकेशन करता है कि क्लेम प्रोसेसिंग करता है कि जितनी पेमेंट गई है वो सब कुछ होने के बाद उस प्रोसेस को हम एडजुडिकेशन करते हैं कि कितनी पेमेंट करनी है, क्या क्लेम पे होगा या क्लेम डिनाइल होगा. ठीक है, उस प्रोसेस को हम एडजुडिकेशन कहते हैं. पेमेंट और डिनाइल वही है. अगर इंश्योरेंस को लगता है कि ये सीपीटी करेक्टली बिल हुई है तो वो पे कर देता है, और कभी कभी वो डिनाइल कर देता है. रोंगली डिनाइल भी करते हैं. सपोज करो कभी कभी क्या होता है, इंश्योरेंस ने कोई सीपीटी डिनाइड कर दी. ठीक है, हम चेक करेंगे, हम तो पाएंगे कि अरे ये तो गलत डिनाइड किया है, तो हम उसमें रिप्रोसेस करवाते हैं. कि मतलब इंश्योरेंस से हम बोलेंगे कि आप इसको, ये तो हमने करेक्टली बिल करी है, आप इसको रिप्रोसेस करो. तो वो दोबारा से रिप्रोसेस करवाते हैं और दोबारा से पेमेंट करते हैं. और कभी कभी इंश्योरेंस बोलता है कि हमें तो मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए रिप्रोसेस करना है, मेडिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ना चाहेंगे, तो फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स भेजते हैं हम उसको, मेलिंग एड्रेस से भेजते हैं या फैक्स कर सकते हैं उससे मेडिकल रिकॉर्ड्स. ये आगे की प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ अभी, आगे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स वाली. तो अभी तुम बेसिक समझो, ये धीरे धीरे जब हम डिनाइल्स पे करेंगे तब पूरा क्लियर होगा अभी. ठीक है. AR follow-up. Once the claim denied by insurance company, then AR come into the picture and they starts follow-up with insurance company. They try hard to get payment on denied claims on the behalf of providers. मतलब जब पेमेंट क्लेम डिनाई हो जाता है तो हम क्या करते हैं यार, हम उसमें पेमेंट लाने की कोशिश करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोवाइडर. अब पेमेंट लाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे फर्जी काम करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं. जो CMS की गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे प्रोसेस चलते हैं. ठीक है. Clearinghouse is a software which reject the claim due to insufficient information when we send the claim through. यही वही था, जब कोई भी क्लेम में कुछ इशू होता है तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है क्लियरिंग हाउस से. इट इज रिजेक्टेड बाय क्लियरिंग हाउस, देन इट इज ड्रॉप्ड क्लेम. ठीक है. अगर देखो क्लीन क्लेम क्या होता है, हाँ ये क्लीन क्लेम टर्म पूछ लेते हैं कभी कभी जब एक इंटरव्यू में. क्लीन क्लेम लिख लेना. ये क्लीन क्लेम क्या होता है, जैसे हमने कोई भी क्लेम भेजा, तो अगर क्लेम बिना रिजेक्ट हुए एक बार में इंश्योरेंस के पास चला गया तो उसे हम क्लीन क्लेम कहते हैं. नहीं तो अगर जैसे हमने कोई क्लेम भेजा, अब उसमें हमने कुछ क्लेम में हमने कुछ चीज ढंग से भरी नहीं होगी, तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा. वो रिजेक्ट हो गया, फिर हम दोबारा से जो क्लेम भेजता है वो दोबारा से चेक करेगा, ठीक करेगा, फिर दोबारा से उसको भेजेगा. EDI टीम करती है वैसे ही. ठीक है. तो ये क्लेम गया तो सही, पर 2 बार में गया, क्योंकि पहली बार में क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था. लेकिन जो क्लेम पहली बार में डायरेक्ट इंश्योरेंस के पास पहुंच जाता है उसे हम कहते हैं क्लीन क्लेम. फिर वो AR के पास नहीं आता. नहीं, वो इंश्योरेंस के पास जाएगा ना वो क्लेम. अच्छा. हाँ, वो क्लेम इंश्योरेंस के पास जाएगा. फिर हम उस पर काम करते हैं. जो हमारे सॉफ्टवेयर में सब Payment कुछ होता है, क्लेम फॉर्म भी होता है, CPT, DX, प्रोवाइडर, रेंडरिंग प्रोवाइडर, NPI सब होता है हमारे सॉफ्टवेयर में. ठीक है. वो जब सॉफ्टवेयर में करेंगे तब हम दिखाऊंगा. ठीक है. EOB होती है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट. EOB मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जब इंश्योरेंस ने पेमेंट कर दिया, जो भी कर दी, रसीद कह सकते हो आप इसे, तो वो एक तरह से स्लिप होती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट. उसमें सब कुछ होता है कि इस CPT के लिए हमने इतनी पेमेंट करी है, इस CPT को अगर हमने डिनाइड किया है, डिनाइड का मतलब समझ रहे हो ना, रिजेक्ट करना, पेमेंट नहीं करी है उसमें. डिनाई. हाँ, डिनाई कर दिया है. ठीक है. उस CPT में हमने इतनी पेमेंट करी है और इस CPT में हमने इतने डिनाइड करा है, इतना वो क्या है, तो वो EOB होती है. ठीक है. एक बार दोबारा बताइए. EOB वाला. हाँ देख, EOB क्या होता है, इट सिंपली मीन्स एक्सप्लेन्स हाउ your benefits were applied to that particular claim. It includes the date you received the service, the amount billed, the amount covered, the amount paid, and the other any balance which is patient is responsible for. अभी ना मेरा लैपटॉप ठीक हुआ है, वरना मैंने EOB क्लेम फॉर्म सब संभाल के रखे हुए थे यहाँ पे. तो कोई बात नहीं, फिर EOB भेज देंगे. सिंपल सा ऐसा होता है, जब इंश्योरेंस ने, जैसे देख हमने क्लेम फॉर्म भेजा, अब इंश्योरेंस ने पेमेंट कर दी, तो वो EOB भेजती है प्रोवाइडर के पास. उसमें क्या होता है, हमने 5 CPT भेजी इंश्योरेंस को, तो 5 CPTs में बोलेगा, इस CPTs में हमने $120 की एक CPT थी, उसने इसमें $80 पेमेंट करी है, तो वहाँ पे उसमें लिखा होगा पेड $80 पेड, $70 पेड दूसरी CPT के लिए, तीसरी CPT के लिए $60. उसमें हमें पता चलता है कि किस CPT में कितनी पेमेंट पे हुई है, वो पता चलता है हमें. समझ रहा है. तो उसे हम एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट कहते हैं.
मतलब एक बिल टाइप का होता है, जितना भी हमारा जो भी मतलब हुआ है उसका बिल टाइप का होता है। टी टाइप का रसीद तर जैसे हम कहते हैं ना, उसमें सब कुछ होता है कि इसमें इतनी पेमेंट हुई है, वो डिनाइड हुआ तो उसमें रीजन भी होता है। अगर कोई सीपीटी डिनाइड हुई है तो उसमें रीजन भी होता है, इस रीजन की वजह से डिनाइड हुई है। अच्छा, ये सीपीटी होती है, ये हम्म। पर्टिकुलर फुल अमाउंट के लिए डिनाइड हो जाती है या फिर हाफ अमाउंट के लिए हो जाती है? ये कभी कभी वैसे फुल के लिए होती है मैक्सिमम, पर कभी कभी हाफ के लिए भी हो जाती है। वो अलग सिनेरियो होता है अब वो। जैसे कि मान लो, अब हम्म। मान लो $100 का बिल है, ठीक है। हाँ। अगर वो इंश्योरेंस को लग रहा है कि जो ये जो लीगल है, मतलब कि वो $50 ही है, अगर वो कह रहा है मैं $50 ही इसका क्लेम पास करूंगा, $50 नहीं करूंगा, हम्म। हाँ, हो जाता है ये भी। तो उसके लिए क्या टर्मोलॉजी है? तो उसके लिए क्या टर्मोलॉजी है? देखो ऐसा होता है जो प्रोवाइडर यही यूएबी। अभी अभी हम जब आगे करेंगे ना, जो प्रोवाइडर पार्टिसिपेटिंग होता है, सबसे पहली बात होती है इंश्योरेंस। हमने $120 की पे करी है ना, तो वो इंश्योरेंस कभी $120 पे करता ही नहीं है। वो हमेशा अलाउड अमाउंट होती है उसकी, एक अलाउड अमाउंट, वो उतना ही पे करेगा। जैसे एक सीपीटी है 99214, हमने बिल करी ऑफिस विजिट 99214 को, जो एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, केवल उससे हम 99214 कहते हैं। कोडिंग कोडिंग में हम 99214 कहते हैं। वो उसका चार्जेस है $120 है। तो हमने वो बिल करी इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस क्या करता है, वो केवल $80 अलाउड करेगा और $80 ही पे करेगा। और वो बिल्कुल करेक्ट माना जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस जितना अलाउ करता है उतना ही पे करता है। लेकिन अगर अब उसने बाकी रेस्ट अमाउंट कौन पे करेगा? वो एडजस्ट ऑफ हो जाएगा वो, मतलब उसको हम एडजस्ट कर देंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट होता है वो। ये सपोज तुम इसको अभी मतलब वो इस तरह से समझ सकते हो, जैसे हम न, दुकान में जाते हैं, हम किसी दुकान में गए, कपड़ों हम्म की दुकान में, हमने बोला कि हम्म आ, ये तो इतने डॉलर की है। हम सेल्समैन ने बोला ये तो $500, $500 की है। हम उससे बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो केवल इसके 400 दूंगा। तो फिर बाद में सेल्समैन ने बोल दिया चलो ठीक है, अब तुम 400 ही दे दो, फाइनल हो गया। तो इसी तरह से होता है। एक अलाउड अमाउंट जो होता है ये फिक्स हो रखा है ऑलरेडी, ये सीएमएस करती है कि इतने का $120 है, तो $120 का इंश्योरेंस, डॉक्टर उसके बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट है कि वो $80 ही इसका अलाउ करेंगे। तो इंश्योरेंस भी बोलता है ठीक है, तुम हम इसका $80 अलाउ करेंगे, $80 ही पे करेंगे। और डॉक्टर को कंसिडर करना होता है, क्योंकि डॉक्टर तो कितना भी बिल कर सकता है अपनी मर्जी से, 150 भी बिल कर देगा, लेकिन इंश्योरेंस के अपने अलाउड अमाउंट होते हैं कि हाँ हम इस सीपीटी के लिए केवल इतना ही पे करेंगे। लेकिन अलाउड अमाउंट जितना होता हम्म है उतना पे करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि इंश्योरेंस अलाउ कर रहा है $80 और पे कर रहा है $60, तो हम इंश्योरेंस से पूछेंगे कि आपने अलाउड तो $80 किया है, पर 60 क्यों पे करा है। वो ईओबी में सब होता है तो ये अलाउड। फिक्स होता होगा ना सबके लिए? हाँ, सबके लिए फिक्स होता है ये। लेकिन तो ये इसमें भी क्लियरिंग दो हाउस के चीजें अंदर होती आ है। रहा है, ईओबी ईआरए। इसमें भी दो चीजें होती है, एक होती है पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर, एक होती है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर। पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर को ऐसे समझ लो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ, डॉक्टर के साथ कुछ इंश्योरेंस होते हैं। जैसे जैसे ये सपोज कर लो, यहाँ पे भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उसका कुछ जो क्लिनिक होती है, कुछ प्रोवाइडर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आपस में उनका रिलेशन है, कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपस में कि मैं तुम्हारे पास कुछ बंदे भेजूंगा कि इस हॉस्पिटल में, लेकिन तुम उसको छूट दे देना इतना। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिन डॉक्टर का इंश्योरेंस के साथ, ठीक है, तो उनके लिए वो अलाउड अमाउंट वैलिड होती है कि जैसे $80 वो अलाउ करा है तो 80 पे करेगा, 120 की वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस को पूरी अमाउंट पे करनी होती है। मतलब अगर डॉक्टर ने $120 पे करिए तो इंश्योरेंस $120 ही पे करेगा। ठीक है, बिल अगर डॉक्टर ने $120 करिए तो इंश्योरेंस भी $120 ही पे करेगा। लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग होते हैं तो उसमें इंश्योरेंस बोलता है कि उसमें एडजस्ट हो जाता है, मतलब डॉक्टर ने भले $120 पे करिए पर इंश्योरेंस उसमें $80 करेगा, वो कंसिडरेबल है, वो ठीक है। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर होते हैं उसमें $120 बिल करिए तो $120 ही इंश्योरेंस को पे करनी होगी। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले केसेस उसमें बहुत ही कम आते हैं, 1 in 1000, अदरवाइज सारे पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर ही आते हैं। तो उसको भी तुम साइड में रखो, बस इतना समझो अलाउड अमाउंट और पेड अमाउंट इक्वल होना चाहिए। जितना अलाउड अमाउंट करेगा उतना ही पे करना चाहिए। अलाउड अमाउंट वहाँ पे मेंशन होता है सर? ईओबी में सब मेंशन होता है ना। ईओबी में एक सेकंड, मेरे पास होगी ईओबी, एक सेकंड रुकना। अगर अलाउड अमाउंट मेंशन होता है हर चीज में, हाँ जैसे $80 का अमाउंट जो है अलाउड है, हाँ तो वो हाँ। 120 उसमें मेंशन ही क्यों करता है? नहीं, वो डॉक्टर करता है, वो अपने हिसाब से बिल तो करेगा हर चीज में। अच्छा। हाँ, वो बिल करता है हर और चीज में। इंश्योरेंस जो पे करेगा वो $80 ही पे करेगा? हाँ, उसका जो अलाउड अमाउंट होगा वो उतना पे करेगा। वो ईओबी में सब लिख के देता है वो।
ये रही एक ईओबी दिखी तो है। चलो ईओबी कल दिखला दूंगा मैं। कोई नहीं हम्म। भाई, बेसिक समझ लेते हैं ना पहले। हाँ अभी बेसिक समझ लो, ठीक है। शिवम क्या डाउट था तेरा, क्या डाउट था तेरा? अच्छा, ई क्लियरिंग हाउस के अंदर आ रहे हैं ना ईओबी ईआरए? नहीं नहीं, ये अलग, दोनों अलग अलग वो टर्मिनोलॉजी है, कोई साथ में नहीं आ रही है। तो फिर क्लियरिंग हाउस अलग चीज है, ये क्लियरिंग किसके हाउस। बाद आ रहे हैं? ये हमारे ए आर फॉलोअप के बाद की प्रोसीजर है हमारे ये। ये अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं कि मतलब क्लियरिंग हाउस क्या होता है। जैसे टर्मिनोलॉजी होती है ना क्रिकेट में, हम्म विकेट क्या होती है, स्टंप क्या होते हैं, मतलब नो बॉल क्या होती हम्म है, टर्मिनोलॉजी एक तरह से ये। मैं भी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि एआर फॉलो क्लियरिंग हाउस क्या होती है। क्लियरिंग हाउस एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से क्लेम, अच्छा, मतलब कि आगे काम आएंगे ये। हाँ ये सब काम आएंगे आगे, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, जो ईआरए होते हैं, ईओबी और ईआरए सेम चीज ही होती है, बस ईआरए होता है एक बल्क में होता है, मतलब ईआरए में बहुत सारी ईओबी होती है, समझ रहे हैं? क्योंकि कभी कभी होता है इंश्योरेंस, मतलब उसके पास एक प्रोवाइडर के 20-30 पेशेंट है, तो वो 20-30 की एक ही साथ पेमेंट कर देगा, तो वो 20-30 की ईओबी एक ही साथ भेजेगा, तो उस बल्क वाले को हम ईआरए कहते हैं। सिंगल में ईओबी होती है वो, तो दोनों में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दोनों एक ही चीज है ये। ईओबी और ईआर एक ही हाँ चीज एक ही चीज है, हाँ। ईआर, अब सीपीटी होती है, सीपीटी बताया था करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, ये 5 डिजिट की कोड होती है, ठीक है, और सब न्यूमेरिक डिजिट के होते हैं, ठीक है। अब सीपीटी में भी कुछ लेवल होते हैं, हिपिक लेवल 1 होते हैं जो 5 डिजिट के कोड होते हैं और केवल न्यूमेरिक डिजिट के होते हैं, 99214 न्यूमेरिक है, 99215, ठीक है। अब हिपिक लेवल में क्या, 2 में क्या होता है, ये 5 डिजिट की होती है, लेकिन फर्स्ट डिजिट क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है, देन नंबर्स होते हैं। बेसिकली ये सारे इंजेक्शन कोड होते हैं, जैसे J0001, ठीक है। तुमसे जो क्वेश्चन पूछेंगे केवल ये क्वेश्चन पूछेंगे, हिपिक लेवल 2 क्या होता है, तो तुम्हें बस इतना से बताना है। 5 डिजिट सीपीटी कोड होती है नॉर्मली, बस इसका फर्स्ट डिजिट जो होता है वो अल्फाबेटिकल होता है, ठीक है। अल्फाबेटिकली फॉर एग्जाम्पल J0001। ये ट्रिपल जीरो। हाँ वैसे एक पिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं, बट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्मल सीपीटीज होती है, जो हिक्पिक लेवल 1 होती है उसमें सारे डिजिट क्या होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं। जो हिक्पिक लेवल 2 में होती है, जो उसमें वो भी 5 डिजिट की सीपीटी होती है, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट होता है वो होता है अल्फाबेटिकली, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक होता है, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट होता है वो अल्फाबेटिक होता है, ठीक है। तो जब हम डिनाइल करेंगे तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एक बार सीपीटी और सीपीटी को वाला पता है? सीपीटी देखो, ये गूगल में दिखलाता हूँ मैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। सीपीटी वही होता है जो जो करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, जो भी डॉक्टर होता है ना, उसको जो भी सर्विस दी है उसने, ठीक है, उस सर्विस को कोडिंग करके हम सीपीटी में कन्वर्ट करते अच्छा, हैं, हाँ। है ना। और डीएक्स कोड क्या होता है, जो पेशेंट को बीमारी है, वो हाँ, वो जो इंश्योरेंस रिकॉग्नाइज करती है, वो डीएक्स कोड चेक करके, अच्छा पेशेंट को ये बीमारी थी, अच्छा डॉक्टर ने क्या सर्विस दी, क्योंकि क्लेम फॉर्म में वो ये लिख के नहीं जाता कि पेशेंट को ये भी बीमारी थी, कुछ लिख इंग्लिश कोडिंग में करेगा। कोडिंग होती है, वो सारी चीजें इंश्योरेंस कैसे रिकॉग्नाइज करती है, उन कोडिंग से रिकॉग्नाइज करती है। वो डीएक्स चेक करेगी, अच्छा पेशेंट को ये बीमारी थी, अच्छा ठीक है, डीएक्स चेक करने के बाद फिर सीपीटी चेक करेगी, अच्छा डॉक्टर ने ये सर्विस दी उसको, फिर उसे सीपीटी से वो रिकॉग्नाइज करती है। सीपीटी में पता चलता है कि सर्विस, अच्छा, हर चीज हर इसमें पता चलता हर बीमारी की ना जितनी भी कोडिंग होगी या पहले से प्री प्लान होती होंगी ये? हाँ ये सारी प्री प्लान्ड है, ये सारी, ये सीएमएस वो करती है ऑलरेडी, सब कुछ सेट है ये यूएस में। है। और ये ये चेंज भी होते रहते हैं, ये वर्जन भी आते रहते हैं कुछ। मतलब ये है कि हाँ, सीपीटी में ये पता चलता है कि डॉक्टर ने क्या प्रोवाइडर सर्विस सर्विस क्या क्या दी, दी, हाँ। और डीएक्स में पता चलता है कि उसको बीमारी क्या है, हाँ पेशेंट। हाँ, ठीक है। पीपीटी में उसकी पर्सनल डिटेल भी इंक्लूड होंगे? नहीं, क्लेम फॉर्म में डिटेल्स होता है, सीपीटी का पर्सनल रिलेशन से कोई, सीपीटी में सर्विस देख, मैं थोड़ा सा इसमें तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्लेम फॉर्म में
पेशेंट की पर्सनल डिटेल्स होंगी, नाम, ये सब चीजें, पर सीपीटी से हमें पर्सनल डिटेल्स नहीं पता चलेगी। सीपीटीज में बस डॉक्टर ने सर्विस क्या दी। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम सबके कोड बन रखे हैं ऑलरेडी, जैसे कि एग्जांपल के लिए जो एनेस्थीसिया कोड होते हैं, एनेस्थीसिया में क्या होते हैं, जब हम पेशेंट को बेहोश टाइप से करते हैं तो वो कोड जो होते हैं वो 1000 से 1999 तक के होते हैं। यहाँ के जो कोड होते हैं वो एनेस्थीसिया में होते हैं। फिर आते हैं सर्जरी कोड्स आते हैं जो 3000 से 600 के बीच में, जितने भी ये कोड्स होते हैं इनके बीच में, वो अब सर्जरी कोड्स होते हैं। फिर रेडियोलॉजी कोड्स आते हैं, वो 7 लाख से 7,999 तक के उसमें होते हैं। जैसे अभी समझाता हूँ, यहाँ पे क्लियर होगा। 7 लाख से लेकर के हम्म, 7,99,999 तक होते हाँ, ऐसे ये 10 लाख तक जाते हैं कोड। बहुत कोड है, बहुत ज्यादा। ये सारे कोड्स कोडिंग को भी नहीं पता होता, वो सब पढ़ते हैं यहाँ पे। मतलब जो बुक्स होते हैं वो बुक से हेल्प लेते हैं, वो कोडिंग को भी नहीं, या ये कोड किसी को याद नहीं होते, वो बस थोड़ा सा उन्हें जैसे ये 00100 से 01, ये एनेस्थीसिया के कोड्स होते हैं सारे। फिर 10021 से ये सर्जरी के कोड्स होते हैं, इनके बीच में सर्जरी, इनके बीच में सर्जरी जो भी, मतलब जैसे सपोज कर आप सर्जरी कैसे दी, कानों की सर्जरी तो ये अलग कोड होगा, आंखों में सर्जरी दी उसका अलग कोड होगा, पाँव, मतलब अलग अलग चीजों के अलग अलग कोड होते हैं। और भी कोड होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट हैंड में दिए तो अलग कोड होगा, राइट हैंड में दिए तो अलग कोड होगा, घुटनों के नीचे दिए तो अलग कोड होगा, इसके नीचे दिए तो अलग कोड होगा। मतलब इतने सारे कोड्स हैं जो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कोड बने हुए हर चीज के लिए। ठीक है, रेडियोलॉजी के लिए 70010 से 7,999। उसके बाद ये लैब कोड्स होते हैं। लैब में क्या क्या कोड्स हैं, जैसे जो लैब में यूरिन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो अगर ब्लड टेस्ट हुआ तो फिर हम लैब के कोड्स बिल करते हैं उसमें। ठीक है, ये कोडिंग का काम होता है कि कौन सी सीपीटी बिल करनी है। वो मेडिकल रिकॉर्ड्स पढ़ता है कि क्या क्या हुआ है, सब कुछ लिखा जाता है उसे चार्जेस में कि ये चीज़ें हुआ है। फिर जो कोडिंग टीम उस मेडिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ती है, फिर कोड्स बनाती है, डीएक्स और सीपीटी में कन्वर्ट करती है। वो कोडिंग का जो एग्जाम मैंने बताया था, सीपीसी एग्जाम, वो क्लियर करते हैं। वो एग्जाम में वो यही सब सीखते हैं कि इस मेडिकल रिकॉर्ड्स को कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब सीखा जाता है, वो कोडिंग टीम जो सीखती है। ठीक है, तो ये इतने सारे कोड्स हैं ये कोर्स जो है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जब यह काम वाम हाँ करते हाँ हैं। हाँ, ये सब कोर्स बिल्कुल अवेलेबल होंगे सारे। इसी में तो हम ये सब तो डिनाइल पे और डिनाइल होती है, जो डिनाइल होती है हम चेक करते हैं क्यों डिनाइल है ये, फिर उसमें हम फर्दर वर्क करेंगे इसमें। ठीक है, शिवम कुछ डाउट था अभी? नहीं भाई, अभी तो नहीं है। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ प्लान है। इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंड है। मैं इसे अभी बताऊंगा तो अभी थोड़े कंफ्यूज जाओगे, पहले बेसिक चीज पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है, कि एकदम से बड़ी चीजें बताऊंगा ना तो ऊपर से जाएगा, सही नहीं जाएगा वो। अभी हम देखो डिडक्टिबल पढ़ते हैं। डिडक्टिबल कोइंसिडेंस स्कोप है, इसको अगर जब भी राशि चाहिए बता देना। ठीक है, डिडक्टिबल क्या होता है? डिडक्टिबल एक अमाउंट होती है, ये भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं, डिडक्ट पूछेंगे व्हाट इज डिडक्टिबल। तो मैं पहले हिंदी में बताता हूँ। डिडक्टिबल एक ऐसी अमाउंट होती है जो अमाउंट पेशेंट को देनी ही होती है। ठीक है, इंश्योरेंस को देनी होती है पेशेंट को इंश्योरेंस स्टार्ट करने से पहले। जैसे मेडिकेयर एक इंश्योरेंस है, वो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, वो अपने आप जब पेशेंट 65 ईयर से ऊपर हो जाएगा, या फिर पेशेंट मरने वाला होगा, मतलब वो मरने की कगार में होगा, या फिर पेशेंट की हाथ पांव टूट गया, वो ऑलरेडी कुछ मतलब क्या कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली मेडिकेयर मिल जाएगा। गवर्नमेंट उसे ऑटोमेटिकली मेडिकेयर दे देगी कि आपके पास मेडिकेयर इंश्योरेंस है, आपका जो भी खर्चा होगा वो मेडिकेयर देगी। ये गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है मेडिकेयर, प्राइवेट भी काफी चल रहे हैं। तो डिडक्टिबल क्या होता है? ये सबके लिए होता है। मैंने एक एग्जांपल मेडिकेयर के उससे दे रहा हूँ। तो मेडिकेयर का जो अभी डिडक्टिबल चल रहा है, वो डिडक्टिबल चल रहा है इस साल का $198। मतलब पेशेंट को $198 पे करना ही पड़ेगा शुरू में, उसके बाद मेडिकेयर पे करना शुरू करेगा। ये डिडक्टिबल हर इंश्योरेंस का थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। इसको हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी कहते हैं, जो कि पेशेंट को देने होते हैं। सपोज करो पेशेंट ने कोई सर्विस ली, उसका जो चार्जेस आया $120 चार्जेस आया, या $150 आया, $500 आया, जितना भी है $500 आया सपोज करो,
पेशेंट ने जो भी सर्विस ली उसने $500 आया, तो मेडिकेयर बोलेगा ठीक है हम बिल्कुल पेमेंट करेंगे इसकी, क्लेम फॉर्म गया इंश्योरेंस के पास, मेडिकेयर बोलेंगे हम इसकी बिल्कुल पेमेंट करेंगे, पर पेशेंट ने जो डिडक्टिबल दिया है वो पहले पे कर दे। तो $500 में क्या करेगा, $202 तो वो जितना भी होगा वो पे कर देगा, और जो $198 होगा वो डिडक्टिबल लगा देगा। डिडक्टिबल लगा देगा तो वो जो डिडक्टिबल लगा है वो हम पेशेंट को बिल करते हैं कि इतना तो पे कर देगा, पर डिडक्टिबल पहले पेशेंट को पे करना होगा, तो वो बिल हो जाता है पेशेंट को, पेशेंट पे करेगा वो डिडक्टिबल। तो ये जो डिडक्टिबल होता है वन टाइम होता है या 1 साल में 1 टाइम होता है, 1 ईयर एक में साल 1 one टाइम। time? हाँ मतलब अगर एक साल में वो कितने बार भी जाए तो एक ही बार पे करना है उसे डिडक्टिबल। हाँ 1 साल में एक ही बार, अलग हर इंश्योरेंस का अलग अलग डिडक्टिबल होता अगर है। वो एक साल में 3-4 बार जा रहा है प्रोवाइडर के पास हाँ तो वो बार बार नहीं पे नहीं, करेगा, बार बार सिर्फ नहीं, एक ही बार डिडक्टिबल उसका पे करना पड़ेगा। जैसे मेडिकेयर का 198 है, 198 पे करने के बाद फिर मेडिकेयर जो भी खर्चा है वो मेडिकेयर पे अगर करेगा। वो 10 बार जा रहा है तो 10 बार नहीं पे हाँ करेगा, 10 बार मेडिकेयर ही पे करेगा। हर इंश्योरेंस का अलग अलग होता है। मेडिकेयर का इस साल का वन पूछते हैं इस बार इंटरव्यू में, मेडिकेयर का डिडक्टिबल कितना है इस साल का, तो मैं बताना $198। इस साल हाँ 2020 का। हाँ पिछले साल का, चेंज होता है। हाँ चेंज होता है, पिछले साल का $185 था। ठीक है। को इंश्योरेंस क्या होता है, को इंश्योरेंस ये होता है कि इंश्योरेंस कुछ क्लेम फॉर्म गया इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस ने पेमेंट कर दी, और वो कुछ क्या करेगा, $50 अगर उसने अलाउ करा है, $30 पे कर, $30 पे कर देगा, $20 वो लगा देगा को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस मतलब दूसरा इंश्योरेंस पे करेगा इसे। को इंश्योरेंस मतलब ये होता है कि दूसरा इंश्योरेंस पे करेगा। पेशेंट कितने, पेशेंट के पास एक इंश्योरेंस भी हो सकता है, 2 इंश्योरेंस भी हो सकता है, 3 इंश्योरेंस भी हो सकते हैं, हाँ, है ना। ठीक है। तो क्या होता है, वो क्या करेगा, $50 अलाउ करा, $30 पे कर देगा, $20 लगा देगा वो को इंश्योरेंस। तो पेशेंट के पास अगर दूसरा कोई इंश्योरेंस होगा तो हम क्लेम क्या करेंगे, उसको फाइल कर देंगे, सेकेंडरी इंश्योरेंस को हम जैसे कहते हैं। अगर पेशेंट के पास कोई दूसरा इंश्योरेंस नहीं है तो फिर हम बिल टू पेशेंट कर देंगे। बिल टू पेशेंट हाँ मतलब इंश्योरेंस जैसे $50 का उसने पेमेंट बनाया हाँ तो $30 का तो इंश्योरेंस जो मेडिकेयर है हाँ, वो उसने पे कर पे कर देगी, दिया, और जो $20 होगा वो को इंश्योरेंस लगा देगा। नहीं, कोई इंश्योरेंस अगर नहीं उसके पास कोई दूसरा इंश्योरेंस नहीं है हाँ तो फिर वो पेशेंट पे करेगा। हाँ लगा, ईओबी जो हमारे पास आएगी उसमें वो लिखा होगा $20 को इंश्योरेंस, $30 पे कर देगा, $20 को इंश्योरेंस लगा देगा। फिर हम चेक करेंगे कि अच्छा पेशेंट के पास कोई सेकेंडरी है तो हम वो क्लेम सेकेंडरी को फाइल कर देंगे। ठीक है। अगर सेकेंडरी कोई इंश्योरेंस नहीं है उसकी एलिजिबिलिटी में, जो सॉफ्टवेयर में हम चेक करते हैं, तो फिर हम बिल टू पेशेंट कर देंगे। बिल टू पेशेंट कर देंगे, हाँ। फिर पेशेंट पे करेगा। पेशेंट पे करेगा उसे। तो अगर ये भी तो हो सकता है कि हम फिर उसी इंश्योरेंस जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसको हम पे करने के लिए बोलते हैं, नहीं ये हो सकता नहीं हो नहीं सकता? नहीं नहीं, वो को इंश्योरेंस अपने हिसाब से लगाते हैं। अच्छा। हाँ ठीक है। और कोपे होता है, कोपे एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होती है। जब पेशेंट प्रोवाइडर के रिसेप्शन में जाता है, उसके ऑफिस में जाता है, तो उसे देनी पड़ती है। वो $5 हो सकती है, $10 हो सकती है, $15 हो सकती है। जैसे हम जाते हैं रजिस्टर पे, हमने 10-10 रुपये ले लेते हैं शारदा में, 20-20, है ना। तो उस तरह से कोपे, जैसे हम यहाँ हाँ पर्चे कटवाते कटती है। हैं। हाँ तो कोपे एक बहुत ही, ये हमेशा 5 के मल्टीपल में होती है। $5 हो सकती है, $10 हो सकती है, $15 हो सकती है, $20 हो सकती है। तो ये हर विजिट में देने होते हैं पेशेंट को, ये हर विजिट में देने होते हैं प्रोवाइडर को, पेशेंट को देने होते हैं प्रोवाइडर को। प्रोवाइडर को हाँ डायरेक्ट। डॉक्टर को, हाँ रिसेप्शन में देता है। $5 $10 वो कोपे होता है। ठीक है। डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस, कोपे, कुछ कंफ्यूजन है इसमें? आकाश सो गया क्या? नहीं आ रहा समझ में। उसके बाद आता है सीएमएस। सीएमएस होता है सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। ये बहुत ही एक बहुत ही हायर इंस्टीट्यूशन है उसमें, अमेरिका में ये सब चीज़ गवर्न करता है। जितने भी चार्जेस होते हैं कि इस लाइक कोई भी सर्जरी उसका कितना चार्ज होना चाहिए, उसका कितना बिल्ड अमाउंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें सीएमएस डिसाइड करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है सीएमएस। ठीक है। और भी 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये सब सीएमएस बहुत ही इम्पोर्टेंट, लाइक इसका जो मेन फंक्शन यही होता है कि पूरे जो यूएस में जो मेडिकल बिलिंग का सिस्टम चल रहा है कि किस सीपीटी का
किस सर्विस का कितना चार्ज होना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस को कैसे फंक्शन करना है, तो उसको ये गाइडलाइन, वो सीएमएस गाइडलाइन करता है, ये उसको गाइडलाइंस देता है एक तरह से, ठीक है। मतलब जितने भी सर्विस चार्ज, जो भी चार्जेस हाँ होते हैं वो सारे सीएमएस हाँ डिसाइड करता है। डिसाइड करता है। सपोज एग्जांपल के लिए ऐसे समझ सकते हो, जैसे जो स्कूल है सीबीएसई के स्कूल, वो जो सीबीएसई बोर्ड है वो कंट्रोल कर रहा है, वो हर चीज डिसाइड करती है कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, कब एग्जाम होगा, तो ये सीबीएसई डिसाइड करे ना। इस तरह से जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनको ये सीएमएस कंट्रोल कर रहा है एक तरह से, ये ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। Earlier it was known as Healthcare Financing Administration. It is a department of health and human science which concentrates on Medicare and Medicaid program. All insurance company and providers follow the instruction and guidelines of CMS. सारे इंश्योरेंस कंपनीज क्या करते हैं, गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये क्यों आया था ये नेचर में, इनिशियली पहले क्या होता था, डॉक्टर क्या होते थे, वो पेशेंट को बहुत बेवकूफ़ बनाने लग गए थे। कैसे, कोई भी सर्विस दी उससे क्या करते थे, फिर उससे ज़्यादा ज़्यादा चार्जेस ले लिए, उससे ज़्यादा चार्जेस बिल कर दिए, ठीक है। ज़्यादा चार्जेस बिल कर दिए, भले उन्हें सर्विस नहीं, फेक मेडिकल वो बना दिए, फेक हिस्ट्री बना दी, फेक कोडिंग कर दी। तो जब ये सब चीज़ें बढ़ने लगी तो सीएमएस ने एक एनसीडी, नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसका काम होता है हर जगह चेक करना। वहाँ पे कोई, यहाँ पे जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में झूठ झूठ रिपोर्ट बना देते हैं कि फालतू के चार्जेस बना दिए, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन, उसका काम क्या होता है, उसका काम चेक होता है, ये होता है कि कोई भी डॉक्टर फर्जीवाड़ा ना कर सके। कोई भी जो पेशेंट को जो जेन्युइन डिजीज है केवल उतना ही चार्जेस लगेगा, उससे ऊपर का कोई डॉक्टर कभी भी हाँ नहीं कर सके। तो ये नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन है, ये ऑर्गेनाइज सीएमएस करती है। सीएमएस ने एनसीडी बनाई है। एनसीडी का काम होता है सब चीज को चेक करना कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी किसी पेशेंट को बेवकूफ ना बना सके, मतलब फर्जी लूट ना सके। तो एक एनसीडी होती है, एक एलसीडी होती है। एनसीडी का काम होता है नेशनल लेवल पे होता है, वो थोड़ी एलसीडी होती है लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन। लोकल कवरेज मतलब वो छोटी छोटी जगह में होती है, डिस्ट्रिक्ट में हो गई, स्टेट में होगी, छोटी छोटी जगह में। एनसीडी क्या होता है, एनसीडी लोकल से थोड़ा बड़ा होता है, इसका पूरा बड़ा एरिया होता है, पूरे उसमें पूरे यूएसए में चेक करती है। नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन, लोकल कवरेज, दोनों का काम एक ही होता है। एनसीडी क्या होता है, उसका थोड़ा अपर एरिया होता है, वो पूरे यूएस में देखती है। एलसीडी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में देखती है, अलग अलग एलसीडीज, लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाद में आएगा। हाँ ये सब नीचे आएगा, वो सब नीचे। अभी मैंने सीएमएस आ गया था, थोड़ा सा बता दिया अभी, ठीक है। ये अभी जो मैंने लास्ट 3 इंटरव्यू दिया उसमें सबसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ मेडिकेयर। मेडिकेयर की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये पूछते हैं। तो एलिजिबिलिटी ऑफ मेडिकेयर मैं पहले भी बताया था, एक पर्सन शुड हैव मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। ये तीनों पॉइंट याद रखना। A person should have more than 65 years of US citizens or person has paid tax for 10 years। अगर कोई भी पर्सन यूएस से का सिटीजन होना चाहिए, और सबसे पहले तो वो यूएस का सिटीजन होना चाहिए, और अगर वो जब भी वो 65 ईयर्स में पहुंच जाएगा, जब भी वो 65 साल का हो जाएगा, तो उसके पास ऑटोमेटिकली मेडिकेयर आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे वो 65 साल का होगा उसके पास ऑटोमेटिकली मेडिकेयर आ जाएगा। दूसरा है अ पर्सन शुड हैव डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय, मतलब वो डिसेबल है कि उसको पाँव में लंगड़ा हो चुका है, हाथ कट चुके हैं, कुछ इस तरह की कुछ भी डिसेबिलिटी है। हाथ में प्रॉब्लम, हाँ कोई सीने आंख में नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है जो डिसेबिलिटी होती है। अंधा हो गया या तो दोनों तरफ से अंधा हो गया, कुछ इस तरह से एक आंख से है तो नहीं हो पाए। वो रिकॉग्नाइज करती है। जो रेल रोड एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ आप डिसेबल हो, फिर उसके हिसाब से होता है वो सर्टिफिकेट के आधार पे ही हाँ मेडिकेयर मिलेगा। मेडिकेयर मिलेगा। वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ आप डिसेबल हो, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसा होता है फर्जी भी कर सकते हैं, तो वो रेल रोड जो मेडिकल वो होता है वो चेक करता है कि हाँ बंदे को जेन्युइन डिसेबल है, तब उसको सर्टिफिकेट, तब उसको मेडिकेयर मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली तुम इनमें बस ये बोलना, पर्सन व्हेन इफ ही इज डिसेबल। अ पर्सन शुड हैव ईएसआरडी। ईएसआरडी क्या होता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज, मतलब वो मरने वाला है। डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि आपके पास 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है, अब कैंसर से वो आपके पास 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली मेडिकेयर बन जाएगा। तो उसके बाद जो उसके 6 महीने का खर्चा होगा वो सब मेडिकेयर उठाएगा। पहले तो उसका प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट इंश्योरेंस कर रहा था, लेकिन अब उसका सब खर्चा मेडिकेयर उठाएगा। जब डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि आप मरने वाले हो, 6 महीने या 10 महीने से ज़्यादा आप जी नहीं सकते, ठीक है। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। अ पर्सन शुड हैव मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, अ पर्सन शुड हैव डिसेबिलिटी, अ पर्सन शुड हैव ईएसआरडी एंड स्टेज रीनल डिजीज।
एंड स्टेज रेनल डिजीज। हाँ, मरने वाला है तो, ठीक है। उसके बाद ये मेडिकेयर के पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में क्या होता है, ये बेसिक जो मेडिकेयर के 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में क्या होता है, जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो मेडिकेयर का पार्ट ए का कवर करता है। हम जो काम करते हैं यहाँ पर वो हम पार्ट बी में काम करते हैं। ये जो हॉस्पिटल बिलिंग होती है उसमें पार्ट ए का यूज़ होता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा होता है वो मेडिकेयर का पार्ट ए उठाता है। जो मेडिकल का जितना भी खर्चा होता है वो पार्ट बी उठाता है। पार्ट सी में दोनों आ जाते हैं, हॉस्पिटल का कवरेज और मेडिकल कवरेज दोनों आ जाते हैं। पार्ट डी में जो ड्रग होता है, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको इतनी ये दवाई चाहिए होगी, तो वो पार्ट डी उठाता है। जो बेसिकली हमारे यहाँ पे वर्क होता है वो पार्ट बी पर होता है। पर ये आपको पता नहीं चाहिए कि मेडिकल पार्ट ए क्या कवर करता है। मेडिकल पार्ट ए हॉस्पिटल का सारा खर्चा, जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक बेड, ये सब चीज़ें इतनी भी आती है, बेड हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब खर्चा मेडिकल का पार्ट उठाता है। मेडिकल का पार्ट बी मेडिकल कवरेज उठाता है। मेडिकल का पार्ट सी दोनों उठाता है, हॉस्पिटल कवरेज और मेडिकल कवरेज। और मेडिकल का पार्ट डी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन उठाता है, जितनी भी दवाइयाँ होती है उसका खर्चा, जितनी भी दवाई का बिल जो भी आएगा वो मेडिकल पार्ट डी उठाएगी, ठीक है। तो जब हमें मेडिकल मिलता है ऑटोमेटिकली, तो उसमें हमें ए और बी मिलता है। जब पेशेंट 65 साल का हो जाएगा, हमें ए और बी मिलता है। तो हमें सी लेने के लिए हमें कुछ अलग से कुछ पेमेंट करनी होती है, और डी लेने के लिए भी हमें कुछ अलग से पेमेंट करनी होती है। ए और बी हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा जब हम 65 साल के हो जाते हैं, जब मेडिकल मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करें क्या, ये पढ़ना है। 8:30 हो गए। हम्म। शिवम, शिवम यो ब्रो। भाई आगे करना है, थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट। थोड़ा रेस्ट कर लेना, 10 मिनट, 10-15 मिनट। ओके। बस हो गया। कल हमारे यहाँ ओटी चल रही है, मैं तो छुट्टी पर हूँ, मैसेज आया।
हेलो। हाँ शिवम, हेलो 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 शिवम, आकाश, आवाज नहीं जाएगी। हाँ भैया, स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो हेलो, मुझे आ रही है। स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन हाँ मुझे दिख रही है। ठीक है, ठीक है। फिर हाँ दिख रही है। तेरी आवाज तो बहुत खतरनाक आ रही है। चल ठीक है। मेरी ठीक है, अब देखो, अब स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकेयर ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ मेडिकेयर होते हैं। मेडिकेयर पार्ट ए क्या कवर करता है? मेडिकेयर पार्ट है हॉस्पिटल कवरेज कवर करता है, और मेडिकेयर पार्ट बी मेडिकल कवरेज कवर करता है। मेडिकेयर पार्ट सी दोनों कवर करता है, हॉस्पिटल कवरेज और मेडिकल कवरेज। जो मेडिकेयर पार्ट डी होता है वो ड्रग कवर करता है, जितने भी मतलब फार्मेसी से रिलेटेड होती हैं, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो मेडिकेयर का पार्ट डी कवर करता है। मेडिकेयर के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर कब होगा। ये इंटरव्यूअर बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर कब होगा। मतलब इंश्योरेंस के पास कोई दूसरा इंश्योरेंस भी, सॉरी, पेशेंट के पास कोई दूसरा इंश्योरेंस भी है और मेडिकेयर भी है, बट इंश्योरेंस पूछता है कि मेडिकेयर सेकेंडरी कब पेयर होगा। सेकेंडरी पेयर का मतलब होता है मेडिकेटरी पहले कोई और इंश्योरेंस पे करेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे मेडिकेयर पे करेगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर कब होगा, ये होता है। तो पहला होता है इसमें 4 सिनेरियोज में होता है। एक होता है जब पेशेंट के पास वर्कर कंपनसेशन हो, ठीक है। वर्कर कंपनसेशन मतलब होता है कि कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि गैलगर बैसेट होते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्कर कंपनसेशन से लाइक अगर तुम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी मतलब कहाँ किसी भी जॉब, यहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे जॉब कर रहे हो, और उस जॉब से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ गई, सपोज करो तुम एक ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो वहाँ पे वो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, या कोई जहरीली पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस होती है ये रिलीज होती है उस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, और तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी होगी, लेट से कैंसर या कोई कोई भी एक्सवाइजी कोई ऐसी रीजन होगी, और उसमें जब डॉक्टर ने उसे चेकअप किया और फायर किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है तुम्हारे ऑफिस में। इफ यू फाउंड कि जो हमें बीमारी हुई है वो ऑफिस फैक्ट्रीज की वजह से हुई है, तो उसे वर्कर कंपनसेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर पेशेंट के पास वर्कर कंपनसेशन है तो पहले जो गैलेगर पैसेट, सब एग्जांपल दे रहा हूँ, वर्कर कंपनसेशन बहुत सारे इंश्योरेंस हो सकते हैं, तो पहले जो वर्कर कंपनसेशन पे करेगा वो सारे पेमेंट कर देगा, फिर जो कोइंसिडेंस जो भी छोड़ेगा उस समय मेडिकेयर सेकेंडरी पे करेगा, एज अ सेकेंडरी पे करेगा, पहले मेडिकेयर पे नहीं करेगा। जब भी पेशेंट के पास वर्कर कंपनसेशन होता है तो पहले वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस पे करता है, मेडिकेयर हमेशा सेकंड नंबर पे करता है, ठीक है। ये पहला रूल है। इस रूल को रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो। वैसे तो अब तक जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है ऐसा पूछा नहीं है, बस एक आध दो बार पूछा है, तो इन केस आप इसको याद कर लो बिकॉज दे कैन आस्क। और दूसरा नंबर होता है जब इफ अ पेशेंट हैज ग्रुप हेल्थ प्लान। अब ग्रुप हेल्थ प्लान क्या होता है? ग्रुप हेल्थ प्लान होता है जैसे अभी मैं पैसिफिक में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो कवरेज मिला है, जो मेरे को, मेरी वाइफ और 2 बच्चों को मिला हुआ है, मतलब मेरी वाइफ भी उसमें कवर है। अब सपोज लेट से मैं अगर जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो सपोज करो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ बट मेरी वाइफ जॉब कर रही है पैसिफिक में, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, मेरी वाइफ ने उसमें स्पाउस भी कवर होता है, तो मैं जो कवर हूँ, मैं इंश्योरेंस में कवर हूँ, पर कैसे? अपनी वाइफ के इंश्योरेंस में कवर हूँ, और मेरे पास मेडिकेयर भी है। मैं 65 साल से ऊपर हूँ, मेरे पास मेडिकेयर भी है, लेकिन मैं GHI में कवर हूँ। जो मेरी वाइफ सी इज वर्किंग इन सम अदर कंपनी, और उसकी जो कंपनी में उसको जो इंश्योरेंस मिला है उसमें ये मिला हुआ है कि उसके स्पाउस भी कवर होते हैं। स्पाउस समझते हो ना, वाइफ हस्बैंड। तो मैं कवर हूँ अपनी वाइफ के इंश्योरेंस कार्ड में, और मेरे पास मेडिकेयर भी है। तो इस केस में भी मेडिकेयर पहले पे नहीं करेगा, पहले पे करेगा जो लाइक पैसिफिक रेलिगेयर इंश्योरेंस होता है, तो पहले रेलिगेयर पेमेंट करेगा, रेलिगेयर के बाद मेडिकेयर पे करेगा। क्यों? क्योंकि मैं इफ अ पेशेंट है GHI मतलब ग्रुप हेल्थ प्लान, मेरे पास ग्रुप हेल्थ प्लान है, मैं अपनी वाइफ के इंश्योरेंस कवरेज के अंडर कवर हूँ, ठीक है, मेरे को जो भी होगा उसके इंश्योरेंस से कटेगा, और सेकंड नंबर पे मेडिकेयर पे करेगा, ठीक है।
तो या तो पेशेंट के पास वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस हो या फिर पेशेंट के पास अगर ग्रुप हेल्थ प्लान हो तो मेडिकेयर हमेशा सेकंड नंबर पे करता है। पहले ग्रुप हेल्थ प्लान पे करेगा चाहे वो कोई सा भी हो। फिर तीसरे और चौथे आते हैं ऑटो कंपनसेशन एंड नो फॉल्ट इंजरी। ठीक है, तो ऑटो और नो फॉल्ट इंजरी होते हैं, ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये बस ये समझ लो जैसे सपोज करो आप किसी रोड में चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आप इन केस यू गॉट एक्सीडेंट विद समवन, किसी और के साथ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उनके लिए भी एक अलग इंश्योरेंस बना हुआ है। जैसे वर्कर कंपनसेशन होता है कि अगर तुम ऑफिस से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो ऑटो नो फॉल्ट इंश्योरेंस के लिए भी एक अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऑटो या नो फॉल्ट इंश्योरेंस है तो तब उस केस में भी हमेशा मेडिकेयर सेकंड नंबर पे करेगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास नहीं है, वर्कर कंपनसेशन नहीं है, जीएचआई नहीं है और ऑटो इंश्योरेंस और नो फॉल्ट इंजरी इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस में मेडिकेयर हमेशा प्राइमरी पे करेगा। लेकिन अगर आपके पास इन चारों टाइप्स में से अगर एक भी चीज मैट कर रही है, अगर इन चारों में से आपके पास एक भी इंश्योरेंस है, तो मेडिकेयर हमेशा सेकंड नंबर पे करेगा। सेकंड नंबर पे कैसे पे करेगा मतलब? सेकंड नंबर पे ऐसे पे करेगा, सपोज कर तेरे पास कोई वर्कर कंपनसेशन है, इंश्योरेंस है, लेट्स से उसका नाम गैलागर बैसेट है, तो तेरे पास मेडिकेयर भी है, तेरे पास गैलागर बैसेट भी है, ठीक है। अब तेरे पास कोई भी इशू आता है, सपोज कर कुछ भी चीज आया, मतलब कोई भी बीमारी आई, कुछ भी आया, तो पहले मेडिकेयर पे नहीं करके पहले गैलागर पे करेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे मान ले कोई बंदा है, हाँ उसके पास ये है क्या बोलते हैं जीएचपी है, हाँ, जीएचआई है, ठीक है, जीएच हाँ हाँ, GH, ग्रुप हेल्थ जो प्लान, भी, ठीक है, हाँ और उसके पास मेडिकेयर भी है। हाँ तो मान ले कि जीएचपी जो 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 भी उसका खर्चा होगा, हाँ। सारा खर्चा वो पे कर देगी। पहले जीएचआई पे करेगा। जीएचआई देगी। जीएचआई में ये एक प्लान है, जीएचआई जो ग्रुप हेल्थ प्लान है, ये एक प्लान है, लेकिन इस प्लान का नाम इंश्योरेंस कुछ और है, ये तो एक प्लान है। इंश्योरेंस रैली जैसे पैसिफिक रैली केयर करता है, ईएमडीएस कोई और करता था, कोई और, तो इंश्योरेंस सपोज कर एक यूनाइटेड हेल्थ केयर है, यूनाइटेड हेल्थ केयर एक इंश्योरेंस का नाम है, जैसे मेडिकेयर है ऐसे यूनाइटेड हेल्थ केयर है, कमर्शियल है। तो उसको जो जीएचआई जो ग्रुप हेल्थ प्लान मिला हुआ है वो मिला है यूनाइटेड हेल्थ केयर, तो उसको पहले यूनाइटेड हेल्थ केयर पेमेंट करेगा जितना भी खर्चा, जो भी खर्चा आया है। उसके बाद जो भी को इंश्योरेंस बचा है वो मेडिकेयर पे करेगा, पहले मेडिकेयर पेमेंट नहीं करेगा, पहले ग्रुप हेल्थ प्लान पे करेगा, मतलब जितना भी पेमेंट होगा सारा वो पे कर, वो पे करेगा। हाँ अगर उसके पास नहीं होता फिर मेडिकेयर पे कर। हाँ, फिर जो को इंश्योरेंस वो छोड़ेगा वो मेडिकेयर पे करेगा सेकंड नंबर मतलब पे। कैसे करेगा? को इंश्योरेंस छोड़ेगा ना, को अच्छा, को इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, हाँ, वो मेडिकेयर पे करेगा। को इंश्योरेंस छोड़ेगा, मतलब कुछ पैसे जैसे कि हाँ $150 का होता है, हाँ, तो अगर वो 100 100 $100 अलाउ पे किया करा तो उसने, 50 अस्सी, मेडिकेयर पे करेगा। हाँ 100 अलाउ किया, 100 उसने अलाउ किया तो 80 पे कर दिया, 20 उसने को इंश्योरेंस छोड़ दिया। तो हम डायरेक्ट पेशेंट को बिल नहीं करेंगे, पेशेंट को हम बिल करते हैं जब सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं होता, बट इस केस में तो सेकेंडरी है, मेडिकेयर सेकेंडरी है, ठीक है, तो मेडिकेयर पे करेगा वो। ठीक समझ में आ गया? ठीक। ये 4 कंडीशन होती है, हम्म, ये चीज़, ये 4 कंडीशन हाँ होती है, तुम्हें याद रखनी होती है। समझ में आ गया? हाँ सर। आकाश, शिवम भाई, कोई कंफ्यूजन? ये नो फॉल्ट इंजरी क्या है? नो फॉल्ट इंजरी ये होती है, सपोज कर तू एक्सीडेंट मतलब रोड में चला रहा है, ठीक है, और इन केस मान के चल तेरे, सपोज कर किसी का भी कोई बंदा उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, दो आपस में गाड़ी में हो गया, तो उसमें क्या हो गया, उसमें जो पुलिस आती है जो वो चेक करेगी कि किसकी गलती है, और वो ये पाएगा कि तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, नो फॉल्ट है, लेकिन तेरा नुकसान भी हुआ है उसमें, तेरी कोई गलती भी नहीं है, तेरा उसमें नुकसान भी हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, जैसे वर्कर कंपनसेशन के अलग इंश्योरेंस होते हैं, नो फॉल्ट के भी एक अलग इंश्योरेंस होते हैं। उसमें जब पेशेंट की कोई भी गलती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, उसमें वो इंश्योरेंस पे करता है, क्योंकि उसका नुकसान तो हुआ है ना, उसकी कुछ गलती नहीं है, कोई ट्रक आके उसको ठोक के चला गया, पर उसकी गाड़ी टूटी है, उसका लेग में फ्रैक्चर हुआ है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, अब उसमें क्या करेगा वो बंदा, तो उसमें वो फिर वो इंश्योरेंस पे करता है, वो नो फॉल्ट इंश्योरेंस। मतलब इसका ओवरऑल कहने का मतलब एमएसपी का ये है कि अगर उसके पास पहले से ही एक इंश्योरेंस है हाँ, तो ये सेकंड एमएसपी तभी, ये मेडिकेयर तभी काम करेगा, पहले होम प्लान में काम करेगा, मतलब जो पहले से इसके पास है। अगर इनके पास ये सब मेडिकेयर सेकेंडरी काम करेगा, हाँ, मेडिकेयर तब सेकंडरी पेमेंट करेगा। सेकेंडरी काम करेगा। हाँ हाँ, मतलब मेडिकेयर ही सेकंड में आएगा बस। हाँ, ये मतलब है। अगर उसके पास पहले से प्लान है तो वो प्लान काम करेगा, अगर वो नहीं है इन तो केस फिर तो ये मेडिकेयर, सेकेंडरी काम आएगा। फिर मेडिकेयर प्राइमरी पे करेगा अगर ये चारों नहीं है, ये मतलब ये नहीं है तुम। हाँ। हाँ, ठीक है, आगे समझ में।
मेडिकेप कुछ ऐसे प्लान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेडिकेट जो भी इंश्योरेंस, जो भी सपोज कर आर्प हो गया, वो क्या होता है, मेडिकेट ने पेमेंट कर दी और कुछ कोइंसिडेंस छोड़ देता है वो, तो वो जो कोइंसिडेंस छोड़ा होता है उसको पे करता है मेडिकेप प्लान। मेडिकेप मेडिकेप इज अ सप्लीमेंट प्लान ऑफ मेडिकेयर। मेडिकेयर ने $100 $100 $100 अलाउ किया, $80 पे कर दिया, $20 कोइंसिडेंस छोड़ दिया, तो वो कोइंसिडेंस हमेशा मेडिकेप प्लान करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आर्प इंश्योरेंस हो गई, इक्विटी हेल्थ केयर हो गया, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, वो केवल मेडिकेयर का कोइंसिडेंस पे करते हैं, इन्हें हम सप्लीमेंट प्लान कहते हैं। ये जब सॉफ्टवेयर में पढ़ाऊंगा ना तब बहुत ही क्लियर होगा, अभी पर तो मैं उसको समझ लो अच्छे से, कहीं भी कंफ्यूजन है पूछ लो। मेडिकेप सप्लीमेंट प्लान होते हैं, वो हमेशा अगर पेशेंट के पास, हमेशा नहीं, अगर पेशेंट ने ले रखा है, ठीक है, पेशेंट ने मेडिकेप प्लान ले रखा है, तो मेडिकेप जो भी कोइंसिडेंस छोड़ेगा उस कोइंसिडेंस को पेशेंट पे नहीं करेगा, उसको मेडिकेप पे करेगा, मेडिकेप प्लान पे करेगा उसे, ठीक है। हो सकता है अभी ऊपर से जा रहा हूँ पर फिर भी इसको समझने की कोशिश। जैसे 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 एग्जांपल के लिए पेशेंट के पास मेडिकेयर भी और एक आर्प इंश्योरेंस भी है। आर्प इंश्योरेंस, दो इंश्योरेंस है पेशेंट के पास। मेडिकेयर ने सर्विस $100 अलाउ किया, $80 पे कर दिया, $20 छोड़ दिया को इंश्योरेंस, तो $20 आर्प इंश्योरेंस पे करेगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ ना, मेडिकेप इज अ सप्लीमेंट प्लान ऑफ मेडिकेयर, इट ओनली पेज लेफ्ट आउट बाय मेडिकेयर, मतलब ये केवल वो पे करता है जो मेडिकेयर ने छोड़ा है। मेडिकेयर ने $20 को इंश्योरेंस छोड़ दिया तो मेडिकेप प्लान पे करेगा, आर्प पे करेगा, ठीक है। मेडिकल ये मेडिकेयर जो छोड़ देती है हाँ को इंश्योरेंस के लिए, हाँ, ये क्यों छोड़ देती है? ये ऐसा होता है ना, देख, अगर पेशेंट के पास ऐसा होता है, जब मेड इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस को ऐसा लगता है कि नहीं, ये जब ज्यादा हो गया, वो अपने अलाउड अमाउंट के हिसाब से पे करता है, बोलता है कि नहीं, कि हम तो इतना ही अलाउड करेंगे, हम पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तब उसमें वो इंश्योरेंस का अपना क्राइटेरिया, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस और प्रोवाइडर का। लेकिन को इंश्योरेंस के लिए हम कभी डिनाइल नहीं समझते उसको, हम कभी ऐसे कॉल नहीं करने लग जाएंगे कि इंश्योरेंस को आपने को इंश्योरेंस क्यों छोड़ा, हम डिनाइल पे हम पूछेंगे कि आपने डिनाइल क्यों किया सीपीटी, बट को इंश्योरेंस के लिए हम उस पर वो उसको डिनाइल नहीं माना जाएगा, वो उसने को इंश्योरेंस छोड़ा, वो पेशेंट को बिल होगा, अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी को बिल होगा, नहीं तो पेशेंट को बिल होगा। उसके लिए हम कोई फॉलोअप नहीं करेंगे कि आपने क्यों को इंश्योरेंस छोड़ा, को इंश्योरेंस क्यों लगाया, ठीक है, वो इंश्योरेंस का अपना वो हिसाब होता है। ये इम्पेशेंट लिखा है यहाँ पे, इनपेशेंट होगा, IN, इनपेशेंट, उसको ठीक करना है, ठीक है। ये भी टर्मिनोलॉजी होती है। इनपेशेंट, इनपेशेंट मतलब होता है जब पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज मोर देन 24 आवर्स, मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो उसे हम इनपेशेंट कहते हैं, ठीक है। सपोज करो वो 2 बजे गया था और कल के 2 बजे से ज़्यादा वो हॉस्पिटल में रह चुका है, 24 घंटे से ज़्यादा जब वो स्टेबल हो जाए हॉस्पिटल में होता है, तो उसे हम इनपेशेंट कहते हैं, ठीक है। और आउट पेशेंट होता है जब हॉस्पिटल 24 घंटे से कम होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इंश्योरेंस है, फेडरल एंड कमर्शियल इंश्योरेंस। फेडरल सरकारी में आ जाते हैं, कमर्शियल आ जाते हैं, प्राइवेट में आ जाते हैं। जो गवर्नमेंट के इंश्योरेंस हैं, मेडिकेयर, मेडिकेड, ट्राइकेयर, चैम्पवे, US, ये पूरा पढ़ेंगे हम। फिर कमर्शियल में आते हैं, यूनाइटेड हेल्थ केयर, BCBS, सिग्ना, ये प्राइवेट होते हैं, और ये होते हैं गवर्नमेंट, जो USA की गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। मेडिकेड होता है जिनकी, जैसे BPL होता है ना, BPL मिलता है लोगों को जिनकी इनकम सैलरी लेती हो, उनको मेडिकेड मिलता है। मेडिकेड की एलिजिबिलिटी तो हमने पढ़ी थी अभी, 65 साल जो ये थी। मेडिकेड की भी एलिजिबिलिटी होती है, US ने एक सैलरी डिसाइड कर रखी है, उतनी सैलरी से अगर कम आता है किसी की फैमिली में इतना पैसे से, तो उनको मेडिकेड मिल जाता है। ट्राइकेयर होता है गवर्नमेंट जो आर्मी में से रिलेटेड होते हैं, जो आर्मी में होते हैं। चैम्पवे भी आर्मी से रिलेटेड होता है, ये दोनों जो आर्मी में होते हैं उनको ये सब ये दोनों से रिलेटेड होते हैं आर्मी से, और ऊपर वाला जो होते हैं वो जॉब से रिलेटेड होते हैं, प्राइवेट जो जॉब होते हैं। नहीं, मेडिकेयर का जॉब से कहाँ है, मेडिकेयर का तो मेडिकेयर तो वो है, मेडिकेट का सैलरी से रिलेटेड है, अगर उसके घर में इतने से कम पैसे आते हैं, एक डिसाइड वो चेंज होती रहती है वो सैलरी। जैसे BPL में इंडिया में है शायद, आई थिंक 343 रुपीज़ ऐसी कुछ है, अगर इतने रुपीज़ से कम कोई फैमिली में आता है तो वो BPL कार्ड मिलता है उन्हें, ऐसा कुछ है। तो ऐसे ही उसने भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है कि इतने से पैसे अगर उसके घर में आते हैं तो उसके पास मेडिकेड हो जाएगा, उसके पास मेडिकेड आ जाएगा, पर उसको प्रूफ दिखाना पड़ता है उस पेशेंट को, कि जैसे हम लो इनकम सैलरी सर्टिफिकेट नहीं बनाते कॉलेज में बनाते हैं, तो हमें प्रूफ दिखाना होता है कि हमारी सैलरी इतने से कम है, प्रमाण पत्र। हाँ हाँ, तो उसी तरह से होता है, वो हमें प्रूफ दिखलाना होता है, तब पेशेंट को मेडिकेड मिल जाता है। अगर नहीं दिखला पाए तो फिर मेडिकेड चाहिए, और वो मेंटेन करना पड़ता है, हर उसको हर 6 महीने में 1 साल में दिखाना पड़ता है उसे, अगर नहीं दिखा पाए तो उसके उससे मेडिकेड छीन लिया जाता है।
रिन्यू करवाना पड़ता था। हाँ, हर 6 महीने में प्रूफ दिखा, क्योंकि अब भाई उसने मेडिकेट बना दिया, बाद में उसके सैलरी अच्छी होगी, कमा रहा है वो, तो फिर फिर भी ले रहा है। हाँ फिर भी ले रहा है, तो इसलिए उसे दिखाना पड़ता है। ठीक है। और ये वाला कमर्शियल, कमर्शियल तो हम क्या होते हैं, हमें कुछ एक थोड़ा सा हमें प्रीमियम टाइप का होता है, वो पढ़ते हैं, वो वही ले लेते हैं। कमर्शियल तो हम कभी भी कोई भी ले सकते हैं, पर कमर्शियल बेसिकली वही लेता है जिनकी जो भी अच्छी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो। ठीक है। पर यूएसए में सबके पास इंश्योरेंस रहता ही होता है। हर किसी। हाँ, हर किसी के पास इंश्योरेंस होता है। वो अलग बात है कि भाई उसने अभी भी उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया, जैसे सपोज करो उसके पास यूनाइटेड हेल्थ केयर था, कमर्शियल इंश्योरेंस था, अब उसका कवरेज टर्म हो गया, कवरेज टर्म मतलब उसने 1 साल के लिया था, अब कवरेज टर्म हो गया, तो अब वो लेगा, भले वो 6 महीने बाद ले, कब लेगा, लेगा जरूर, पर वो अब भले उस 6 महीने के बीच में क्या हुआ, अगर पेशेंट के पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है तो हम डायरेक्टली बिल टू पेशेंट कर देते हैं। मतलब होता सबके पास है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जब उसके पास टाइम ना हो, सपोज करो उसका इंश्योरेंस अभी खत्म हुआ है, अब वो लेगा 2 या 3 महीने बाद लेगा, तो फिर लेकिन उस 2-3 महीने में जब उसके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं होगा, अगर उसमें उसके कुछ हो जाता है, वो हॉस्पिटल जाता है या प्रोवाइडर के पास जाता है, तो वो डायरेक्ट क्लेम वो पेशेंट को बिल होगा वो डायरेक्ट, क्योंकि उस समय इंश्योरेंस के पास कोई, उस समय पेशेंट के पास कोई इंश्योरेंस एक्टिव था ही नहीं। पर बेसिकली सबके पास इंश्योरेंस होता है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो हॉस्पिटल का प्रोवाइडर का खर्चा इतना ज़्यादा होता है, तो हर पेशेंट प्रेफर करता है इंश्योरेंस के लिए। ठीक है। और उनकी सैलरी कम है तो ऑटोमेटिकली मेडिकेड मिल ही जाता है, और 65 साल से ये सब इशू आते तो उनको मेडिकेड मिल जाता है फिर। और आर्मी वाले के लिए ट्राइकर और चैंपियस होते हैं। मेडिकेड इज अ स्टेट एंड फेडरल प्रोग्राम। ये मेडिकेड की एलिजिबिलिटी, अभी हमने मेडिकेड की एलिजिबिलिटी पढ़ी थी, अब मेडिकेड की एलिजिबिलिटी पे आ गई। देखो मेडिकेड की एलिजिबिलिटी क्या होती है, लो इनकम पीपल एंड देयर फैमिलीज, है ना। अगर लो इनकम पीपल है, मतलब कम सैलरी वाले पीपल है, उनकी और फैमिलीज, हाँ जो भी बताया था, प्रेग्नेंट वुमेन है कोई, तब भी उसके पास मेडिकेड आ जाएगा। डिसेबल पीपल, ओल्ड एज पीपल के पास भी मेडिकेड आ जाएगा। मेडिकेड इज द लास्ट पेयर, मतलब मींस व्हेन ऑल द इंश्योरेंस पेड द क्लेम देन मेडिकेड वुड बी द लास्ट पेयर हु पे इन केस मेडिकेड इज में। इसका मतलब क्या, मेडिकेड इज ऑलवेज द लास्ट पेयर, मतलब सपोज करो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पास मेडिकेयर भी है, मेडिकेड भी है। दोनों कब हो सकता है, दोनों तब हो सकता है वो 65 साल का भी है, तब तो उसके पास आ गया मेडिकेयर, अब उसकी सैलरी भी कम है तो मेडिकेड आ गया। पर कुछ भी हो, मेडिकेड हमेशा लास्ट पेयर होगा। लास्ट पेयर मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्स, अगर उसके पास 2 इंश्योरेंस है तो दूसरे नंबर पे पे करेगा वो, पहले कोई जो भी पे करेगा मेडिकेयर या कोई और भी वो पे करेगा, दूसरे नंबर पे मेडिकेड पे करेगा, लास्ट में पे करेगा। अगर उसके पास 3 इंश्योरेंस है तो तीसरे नंबर पे करेगा, सबसे लास्ट में पे करेगा मेडिकेड। एक तूने अभी बताया था कि मेडिकेयर जो है, अच्छा मेडिकेयर जो है वो सेकेंडरी पे करेगा। वो तो वो चारों सिनेरियो होते हैं, अगर वो चारों चीजें तब मेडिकेयर सेकेंडरी पे करता है। जब उसके पास वर्कर कंपनसेशन है, ऑटो नो फॉल्ट या जीएचआई प्लान है, अच्छा। तब मेडिकेयर सेकेंडरी पे करेगा, वरना मेडिकेयर और प्राइमरी। ये जो मेडिकेयर जो यहाँ पे जो लास्ट पेयर है, हाँ यहाँ पे जो लास्ट पेयर है, ये हाँ, किस केस में होगा? ये मेडिकेड हमेशा लास्ट केस में होता है। अच्छा। जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था वो मेडिकेयर का था। हाँ। मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर कब होगा, जब हमारे पास वो चारों सिनेरियो होंगे, इफ पेशेंट हैज वर्कर कंपनसेशन, पेशेंट हैज जीएचपी प्लान, और पेशेंट हैज ऑटो और नो फॉल्ट, ये चारों, तब मेडिकेयर क्या होगा, सेकेंडरी होगा इन सिनेरियोज में। लेकिन जो मेडिकेड होता है, मेडिकेयर और मेडिकेड दोनों अलग अलग है, मेडिकेड हमेशा लास्ट पेयर होगा। मेडिकेड, हाँ, ये चीज याद रखना। जैसे मेडिकेड हम कहने का मतलब मेडिकेड हमेशा लास्ट में पे करेगा। जैसे मान लो कि कोई बंदा है जिसकी आय भी कम है और वो 65 साल का है, तो अगर उसको प्रोवाइडर के पास जा रहा है तो पहले मेडिकेयर पे करेगा, उसके बाद मेडिकेड पे करेगा। हाँ हाँ है हाँ, ये है। हाँ हाँ, ओके, पहले मेडिकेयर पे करेगा फिर मेडिकेड पे करेगा। देन चैम्पवे मीन्स वेटरन अफेयर्स। हाँ, अब हम आगे चैम्पवे जो अपने आर्मी से रिलेटेड था। ठीक है। वेटरन अफेयर्स, वेटरन का मतलब ही समझ रहे होंगे, वेटरन मतलब होता है जो पुराने पुराने कीमती चीजें होती हैं, तो वेटरन अफेयर्स मतलब इट इज फॉर दोज पर्सन्स हु हैज रिटायर फ्रॉम डिफेंस और मिलिट्री, जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं उनके पास वेटरन होता है, वेटरन अफेयर।
और यूएस होता है जिनके पास जो ऑलरेडी अभी वर्किंग है। तो चैम्प वे और चैम्प वे यूएस दो इंश्योरेंस है, दोनों में फ़र्क इतना ही है बस। चैम्प वे मतलब वेटरन अफेयर जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनके पास चैम्प वे इंश्योरेंस आ जाता है, और जो कर रहे हैं अभी आर्मी में उनके पास चैम्प यूएस इंश्योरेंस होता है। ठीक है, जो करेंटली वर्किंग है वो चैम्प यूएस होता है और जो रिटायर है वो चैम्प चैम्प वी वी है। ठीक है, ये आर्मी से रिलेटेड होते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर चैम्प वे, रिटायर्ड पीपल फ्रॉम डिफेंस और मिलिट्री, या तो वो रिटायर्ड हो चुका हो आर्मी से मिलिट्री से, विडो ऑफ डाइट मिलिट्री पर्सन्स, चाहे वो विधवा हो तब उसके पास भी चैम्प वे ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर किसी मिलिट्री पर्सन की वो वाइफ है। डिसेबल पर्सन, अगर कोई भी डिसेबल पर्सन उसकी वॉर में डिसेबल हुआ वो, तब भी उसके पास वी ए रहेगा। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली रहेगा, वो आर्मी में तो ऑब्वियसली चैम्प वी ए रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो बीसीबीएस में ये कंफ्यूज, ये होम प्लान और होस्ट प्लान समझ लेना, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। होम प्लान और होम होस्ट प्लान में देखो क्या डिफरेंस होता है। जो बीसीबीएस होता है ना, यूएस में 50 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड का स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। 50। हाँ, तो बीसीबीएस होता है ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, ये 50 जगहों में सब जगह फैला हुआ है ये इंश्योरेंस। ये कमर्शियल इंश्योरेंस है, बीसीबीएस जो कमर्शियल इंश्योरेंस है, ये प्राइवेट इंश्योरेंस है, ये पूरे यूएसए में फैला हुआ है ये। अब होम प्लान होस्ट प्लान क्या होता है, सपोज करो तुमने न्यूयॉर्क एक स्टेट है, तुमने न्यूयॉर्क से बीसीबीएस प्लान ले रखा है। ठीक है, बट तुम कहीं घूमने गए या कहीं तुम बाहर, बाद में तुम किसी और स्टेट में स्टैब्लिश हो गए, तुमने बीसीबीएस प्लान लिया न्यूयॉर्क से लिया, पर तुम 3 महीने बाद कहीं और से किसी और स्टेट में सेटल हो गए। सपोज करो तुम न्यू जर्सी में, पहले न्यूयॉर्क से प्लान लिया पर तुम सेटल हो गए न्यू जर्सी में। ठीक है, स्टेट तो बदल गई, तो प्लान तो तुमने लिया है न्यूयॉर्क से, पर अब तुम 3 महीने बाद आ गए न्यू जर्सी में। ठीक है, तो अब तुम्हें अगर कोई भी तुम्हें तबियत खराब होती है, कोई भी मतलब डॉक्टर के पास जाना होता है, तुम वहाँ थोड़ी जाओगे, न्यूयॉर्क थोड़ी जाओगे, जहाँ न्यू जर्सी। तुम न्यू जर्सी में ही सर्विस लोगे, बीसीबीएस से ही लोगे सर्विस। ठीक है, तो होम प्लान क्या होता है, होम प्लान होता है जब जहाँ से हमने इंश्योरेंस को परचेज किया है। ठीक ओके। है, होम प्लान होता है जहाँ से हमने उसको परचेज किया है, इंश्योरेंस परचेज किया। होस्ट प्लान क्या गया, जहाँ पे हमने सर्विस ली ली है। ओके। ठीक है, इस चीज को समझना अच्छे से। ठीक है, शिवम समझ में आ रहा है होम प्लान और होस्ट प्लान? बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये होस्ट ठीक है। हाँ, होम प्लान जहाँ से हमने इंश्योरेंस परचेज किया है, और होस्ट प्लान जहाँ से हमने सर्विस ली है। ठीक है, हाँ। ये मतलब कि ये काम कैसे आते हैं, ये कहाँ के ये काम कैसे आएंगे, मतलब हमारे काम ऐसे आएंगे, कैसे आएंगे, टर्म्स में कैसे आएंगे ये? टर्म्स में ऐसे काम आएंगे कि कई बार ऐसा होता है हमारे पास बीसीबीएस का इंश्योरेंस आया। ठीक है, बीसीबीएस ने कोई ठीक है। डिनाइड कर दिया, तो फिर हम बीसीबीएस से हम्म बोलेंगे कि तुमने ये क्लेम क्यों डिनाइड किया। तो फिर हम्म बेसिकली क्या होता है, हम काम करते हैं होस्ट प्लान पे। पर जो जब अब तुम इंश्योरेंस से बात करोगे, इंश्योरेंस बोलेगा कि अच्छा ठीक है, इसकी बेनिफिट्स के लिए मैं, अगर मान ले कोई सर्विस उसने डिनाइड कर दी इंश्योरेंस ने, ये नॉन कवर्ड के लिए डिनाइड है, नॉन कवर्ड के लिए, तो हम पूछेंगे हम्म नॉन कवर्ड के लिए क्यों डिनाइड है। तो इंश्योरेंस के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बोलेंगे अच्छा ये मैं होम प्लान को भेज देती हूँ, मैं होम प्लान से पूछती हूँ कि ये कवर है भी या नहीं है। हम्म हम बात कर रहे हैं होस्ट हम्म प्लान से, और वो इंश्योरेंस वाला होम प्लान को इंक्वायरी भेजता है कि ये पेशेंट के उसमें कवर है या नहीं है। पर हमें ये पता होना चाहिए होम प्लान और होस्ट प्लान होता क्या है। हम्म क्योंकि जब वो तुमसे बोलेगी कि मैं होम प्लान को भेज रही हूँ, तो तुम कंफ्यूज रहोगे, जब तुम्हें पता ही नहीं होगा होम प्लान को भेज रही हो मतलब कहाँ भेज रही हो। समझ रहे हैं? होम प्लान को मतलब हाँ, कि जहाँ से उसने इंश्योरेंस लिया वो परचेज किया। हाँ चेक करेगी कि सर्विस पेशेंट के प्लान में थी भी या नहीं थी। पर जो यार जो काम करते हैं वो होस्ट होस्ट पे करते हैं। हाँ, हम होस्ट प्लान को अगर कोई भी हमें कॉल करनी होगी, डिनाइड होगा, तो हम होस्ट प्लान को ही कॉल करेंगे, जहाँ से सर्विस लिए वहीं पर कॉल करेंगे। अच्छा, जैसे कि अगर वो न्यूयॉर्क में रह रहा है, हाँ, चलो ठीक है, मान लो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, इंडिया और में, वहां से उसने प्लान लिया है, हाँ ठीक है, इंडिया में काम नहीं करेगा वैसे। एग्जाम्पल लो। हाँ चल ठीक है। हाँ चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एक सिटी मान लो, चलो चलिए इंडिया में लिया उसने, ठीक है प्लान, ठीक है। मगर वो इलाज कराने के लिए अमेरिका जा रहा है, हम्म ठीक है, हम्म अमेरिका में गया हम्म घूमने के लिए, हम्म अगर उसको इलाज कराना है वहां पे, हम्म। तो किस में आएगा वो, होस्ट प्लान में आएगा?
जहाँ देख इंडिया से लिया है, इंडिया से उसने सर्विस ली, वो होगा होम प्लान। सर्विस ली उसने अमेरिका से, वो होगा होस्ट प्लान। नहीं, अब उसने इस सर्विस तो ली है यहाँ से इंडिया से, तो इंडिया हो गया होम प्लान। इंश्योरेंस उसने खरीदा है इंडिया से। हाँ, तो इंडिया हो गया होम प्लान, और हाँ सर्विस लिया है उसने अमेरिका, तो अमेरिका हो गया होस्ट प्लान। हाँ, अमेरिका हो गया होस्ट प्लान। प्रोडक्ट उस वहाँ तो का हम वर्क करते हैं होस्ट प्लान। हम करते हैं होस्ट प्लान को, जहाँ से उसने सर्विस ली, जहाँ से जिस डॉक्टर को दिखलाया है। अच्छा, हम्म। उससे मतलब नहीं है उसने कहाँ से सर्विस ली है, वो कहाँ से उसने परचेज किया है। वो इंश्योरेंस का आपस में होता है। होस्ट प्लान क्या करेगा, उसे सर्विस दे देगा, कोई पैसा नहीं लेगा। वो होम प्लान को भेजेगा कि आपका एक जहाँ से पेशेंट आया था हमारे पास, इतनी पेमेंट हमें कर दो। वो आपस में डिस्कस कर लेंगे, आपस में उनका कॉन्टेक्ट होता है वो, होम प्लान और होस्ट प्लान का। लेकिन होस्ट प्लान, हमें होस्ट प्लान को कॉन्टेक्ट करना है, कुछ भी इशू आता है, ठीक है। तो वो होस्ट प्लान आपस में उनका कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल है, बिल्कुल यार। ओके, फिर है अलाउड अमाउंट पेड प्लस पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलाउड अमाउंट बताया था कि जितने भी वो अलाउ करता है वही होती है अलाउड अमाउंट। उसमें से पेड प्लस पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, सपोज कर उसने $80 अलाउ करा है, अगर वो $60 पे करा है तो $20 वो कोपे या को इंश्योरेंस या कुछ भी लगा देगा, ठीक है, कोपे कोई इंश्योरेंस या डिडक्टिबल कुछ भी लगा देगा। टोटल उसका अलाउड अमाउंट के इक्वल ही होगा। बिल्ड अमाउंट होता है जो हम क्लेम फॉर्म में बिल करते हैं, जो प्रोवाइडर पे करता है, वो बिल्ड अमाउंट होता है। अब TFL, टाइमली फाइलिंग लिमिट क्या होती है? टाइमली फाइलिंग, हर इंश्योरेंस की एक अपनी टाइमली फाइलिंग लिमिट होती है, हमें उसके अंदर क्लेम फाइल करना होता है डेट ऑफ सर्विस से। सपोज करो पेशेंट ने आज सर्विस ली थी, आज है October 24 है शायद, आई थिंक। डेट कितनी है आज पता नहीं, 20 जो भी है, 25 है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकेयर की 1 ईयर की टाइमली फाइलिंग है, तो आज है नवंबर 24 2020। तो नेक्स्ट ईयर नवंबर 2021 से पहले हमें क्लेम फाइल कर देना है। अगर हम उसके बाद क्लेम फाइल करते हैं, इंश्योरेंस डिनाइड कर देगा कि टाइमली फाइलिंग के लिए डिनाइड होगा, हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें उसमें एडजस्ट करना होगा। वो क्लेम 1 साल के अंदर मेडिकेयर को पहुंच जाना चाहिए, वो डेट ऑफ सर्विस से। मेडिकेड को, मेडिकेयर सबके अलग अलग टाइमली फाइलिंग है ना, मेडिकेयर की 1 साल है, मेडिकेयर के 95 डेज है, ट्राई केयर की 1 ईयर है, चैम्पियंस की 1 ईयर है, सबके अलग अलग है। मतलब इतने दिन के अंदर डेट ऑफ सर्विस से अगर हम क्लेम फाइल नहीं कर पाए उसको पास नहीं पहुंच पाया, तो बोल देगा आप टाइमली फाइल है, आप कुछ हमको नहीं लगता, ये 1 साल के बाद तुमने क्लेम भेजा है, तो इसको आप डिनाइड दे दो, वो डिनाइड कर देगा, फिर हमें एडजस्ट करना होगा उसमें। ये टाइमली फाइलिंग होती है, हर इंश्योरेंस के अलग अलग है। मेडिकेयर की 1 ईयर है। ये पूछ सकता है? नहीं, टाइमली फाइलिंग नहीं पूछता, टाइमली फाइलिंग नहीं पूछता, पर हमें पता होना चाहिए, जब काम करोगे तब हमें याद होता है, क्योंकि हम नोट्स में लिखते हैं कि सिंस इट इज टाइमली फाइल क्लेम इज डिनाइड फॉर टाइमली फाइलिंग लिमिट and it is correctly denied because TFL of Medicare is 1 year and we have filed the claim after 1 year, so need to adjust, hence adjusting। नीड टू एडजस्ट मतलब क्या? क्लेम को जीरो एडजस्ट कर देते हैं हम, सॉफ्टवेयर में एडजस्ट कर देते हैं। मान लो किसी ने टाइमली फाइल नहीं किया, हाँ, तो क्या होगा फिर? मतलब जैसे मानो टाइमली फाइल नहीं किया और वो बीमार पड़ गया, मतलब समझा नहीं मैं। टाइमली फाइल नहीं किया उसने, मतलब जैसे कह रहे ना इंश्योरेंस वाले को उसको फाइल करना पड़ता है, इंश्योरेंस दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा। बीमार पड़ गया, जैसे तू डॉक्टर के पास गया सर्विस लेने के लिए, तूने कोई भी सर्विस ले ली, लाइक अपनी बीमारी के लिए ली, पेट दर्द के लिए ली, तो तूने सर्विस आज ली है November 24, तो तेरा जो पेट दर्द का जो कोडर होगा, कोडिंग वोडिंग करके एक क्लेम फॉर्म भेजता है ना इंश्योरेंस में, तो वो तेरे को उस सर्विस से 1 साल के अंदर अंदर उस चीज को क्लेम फॉर्म भेज देना है इंश्योरेंस के पास। अगर नहीं गया 1 साल में, तो जो भी चार्जेस थे इंश्योरेंस कुछ पे नहीं करेगा 1 साल के बाद, फिर तो किसी को भी पे नहीं करना पड़ेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोवाइडर की गलती, प्रोवाइडर ने 1 साल के अंदर क्यों नहीं भेजा। अच्छा, प्रोवाइडर के लिए होता है? हाँ, डॉक्टर के प्रोवाइडर के लिए। हाँ। अच्छा, मैं सोच रहा था उसके लिए, पेशेंट के लिए। नहीं, पेशेंट का कोई मतलब नहीं है इसमें, पेशेंट तो सर्विस लेकर आ गया, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे 1 साल में भेजना चाहिए। हाँ, ये प्रोवाइडर के लिए। हाँ, ठीक है, उसने 1 साल में क्यों फाइल नहीं किया। सबके अलग अलग टाइमली फाइलिंग है, जैसे एंथम BCPS के 90 दिन है, 90 दिन के अंदर डेट ऑफ सर्विस से कैलकुलेट होता है ये, डेट ऑफ सर्विस से 90 दिन के अंदर फाइल करना। अच्छा, हम जो वर्क कर रहे हैं, हाँ, हम वर्क कर रहे हैं प्रोवाइडर के लिए भी और पेशेंट दोनों के लिए वर्क कर रहे हैं। नहीं, हम वर्क कर रहे हैं सिर्फ प्रोवाइडर के लिए, प्रोवाइडर डॉक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं। प्रोवाइडर के लिए। हाँ,
पेशेंट नहीं, अगर पेशेंट अगर आया, ठीक है, और उसने अपना इंश्योरेंस दिखाया, एग्जांपल के तौर पर उसने इंश्योरेंस दिखाया, मगर उसका इंश्योरेंस हो चुका है वो एक्सपायर, हाँ वो तो जो एलिजिबिलिटी चेक कहते हैं, हाँ तभी उसका वो कर देंगे वो लोग, हाँ हाँ टर्मिनेट कर देंगे। हाँ हाँ हमारे पास तक तो आ ही नहीं पाएगा वो, हाँ। अब कई बार ऐसा होता है ना, देख मैं बता, हमारे पास तो डिनाइल तब। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ ये चीज। जो कई बार क्या होता है, पेशेंट दिखला देता है फेक बना के जैसा भी करके कि वो एक्टिव है, रजिस्ट्रेशन है, वो दिखला देता है, हाँ। सर्विस मिल भी जाती है उसे, क्लेम फॉर्म भी चले जाता है इंश्योरेंस के पास। अब इंश्योरेंस डिनाइड दे देगा कि इनएक्टिव का, पेज 27 से डिनाइड आता है कि पेशेंट वाज नॉट एक्टिव ऑन द डेट ऑफ सर्विस। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, हम उसमें एलिजिबिलिटी में चेक करते हैं कि हाँ पेशेंट उसमें एक्टिव था नहीं, उसमें अगर एक्टिव था तो एक्टिव लिखाएगा, इनएक्टिव था तो इनएक्टिव लिखाएगा। अगर पेशेंट इनएक्टिव है और उसके पास कोई दूसरा इंश्योरेंस भी नहीं है तो हम पेशेंट कर देंगे। भाई पूछ रहे कुछ भी डाउट है इसमें तो ये जो अच्छा, ये टाइम स्प्लिटिंग के जो ये हैं, जैसे मेडिकेयर का 1 ईयर का लिमिट होता है, ये प्रोवाइडर है, अगर प्रोवाइडर चलो कोई आया अपना इलाज कराने के लिए आया, ठीक है, पेशेंट आया, तो उसने अपना क्या किया, रखा है प्रोवाइडर का, एक प्रोवाइडर के पास 2 महीने तक रखा है उसका मेडिकल इंश्योरेंस का, ठीक है, उसने क्लेम नहीं करवाया अभी तक। एक सेकंड भाई, तेरी ना आवाज बीच में कट गई थी, एक बार दोबारा से बोल। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि पेशेंट आया, हाँ तो ये आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रहा। हेलो। हेलो, हाँ भाई आवाज कट जा रही थी, गायब हो जा रही है आवाज बीच में। चल बोल, हाँ बोल। आवाज आ रही है तेरे? हाँ अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ अगर जैसे कि उस प्रोवाइडर के पास जब कोई पेशेंट आया, पेशेंट ने क्या कर रखा है कि वो इलाज करके चला गया, ठीक है, मगर प्रोवाइडर ने क्या किया, उसका इंश्योरेंस क्लेम के लिए नहीं भेजा अभी तक, हाँ तो उसके पास बाय मिस्टेक वो रखा रह गया, नहीं भेजा उसने, चलो ठीक है, नहीं भेजा, हम्म, तो ये टर्म्स उसके लिए हैं, जैसे कि मेडिकेयर वाला अगर किसी का इंश्योरेंस है हम्म, तो वो 1 साल तक वैलिड रहेगा हाँ प्रोवाइडर और इंश्योरेंस के बीच में, हाँ। एक साल के अंदर उसे डेट ऑफ, और मेडिकेड वाला 95। हाँ डेट ऑफ सर्विस से एक साल के अंदर क्लेम फाइल करना होगा। अपने पास रह गया, फाइल करना भूल गया, हाँ, भी कर गया तो वो सब फिर उसके एक साल के बाद मेडिकेयर पे नहीं करेगा। ठीक है, ये डेट ऑफ सर्विस वाला है। हाँ डेट ऑफ सर्विस से कैलकुलेट होगा ये 1 ईयर। ठीक है, अगर मान लो उसका इंश्योरेंस है मेडिकेयर वाला, लास्ट में उसका मतलब 1 मंथ ही रह गया है, ठीक है, हाँ वो तो अपनी सर्विस लेके चला गया, हाँ हाँ मगर वो चला जाने के बाद इसके पास जमा हो गया प्रोवाइडर के पास, हाँ मगर प्रोवाइडर ने क्या किया है, उसको 4 महीने बाद दिखाया है हाँ हाँ इंश्योरेंस को, हाँ। मगर उसका इंश्योरेंस तो एक्सपायर हो चुका है 4 महीने बाद, तो तो सर्विस से दिखाएगा या फिर डेट ऑफ एक्सपायरी इंश्योरेंस दिखाएगा? अगर 4 महीने बाद से नहीं, उस डेट ऑफ सर्विस में वो एक्टिव था या नहीं, अगर उस डेट ऑफ सर्विस में मेडिकेयर एक्टिव था तो मेडिकेयर को पे करना अच्छा, है। ठीक हाँ ठीक 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 ठीक, ठीक है, उस डेट उससे ऑफ, मतलब नहीं है उसका उस टाइम पे एक्सपायर हो गया है कि नहीं हो गया है। हाँ उसमें उस डेट ऑफ सर्विस से मतलब उस डेट ऑफ सर्विस में वो इंश्योरेंस एक्टिव होना चाहिए, पर जो टाइमली फाइलिंग है उस ठीक टाइमली फाइलिंग के अंदर फाइल करना होगा। ठीक ठीक। ठीक है। ये सबके टप, ये एथीन क्या है, ये एंथम एंथम और एंथम, मैग्ना क्या? एंथम भी इंश्योरेंस है, एंथम बीसीबीएस। एक बीसीबीएस होता है, एक एंथम बीसीबीएस होता सिग्ना है, बीसीएस। है। हाँ ये कमर्शियल है, सिग्ना कमर्शियल है, एटना भी कमर्शियल है, मैग्ना केयर भी कमर्शियल है, एंथम भी ये यूएससी से सारे कमर्शियल इंश्योरेंस है। ये इनके तो बहुत रेयर केस आते होंगे कमर्शियल होगी तो। नहीं, कमर्शियल भी आते हैं, वो ऐसा होता है ना, क्लाइंट क्लाइंट के पास कैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं, पेशेंट कैसे आ रहे हैं उसके पास, तो वो पेशेंट के पर डिपेंड होता है, पेशेंट के पास कौन से ज्यादा इंश्योरेंस है। ठीक 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 ठीक। अब जैसे हम, उसकी कोडिंग होती है सीपीटी और डीएक्स की, ऐसे प्लेस ऑफ सर्विस की भी कोडिंग होती है क्लेम फॉर्म में। पेशेंट क्लेम फॉर्म में एक आता है, बॉक्स होता है वहाँ पे प्लेस ऑफ सर्विस के नीचे होता है कि हम ये नहीं लिखते कि पेशेंट ने सर्विस ऑफिस में लेती है, फार्मेसी में लेती है, स्कूल में ली थी, हम केवल उसकी जगह 0103 लिखते हैं क्लेम फॉर्म में। उससे इंश्योरेंस पता चल जाता है कि पेशेंट ने सर्विस कहाँ पे ली थी। 01 फार्मेसी, जो यहाँ पे जरूरी होते हैं, जरूरी बता देता हूँ जो भी पूछते हैं। सबसे जरूरी होता है 11 मतलब ऑफिस, जो प्रोवाइडर के ऑफिस, लाइक प्रोवाइडर ने कोई क्लिनिक है उसके ऑफिस में आया है वो, तो उसके लिए 11 प्लेस ऑफ सर्विस। जो सबसे फेमस, जो सबसे ज्यादा केसेस आते हैं वो आते हैं 11, 21 और 22 और 23, ये सबसे ज्यादा केसेस मिलेंगे। 11 होते ये भी आते हैं, पर ये बहुत ही रेयर रेयर आते हैं ऐसे क्लेम फॉर्म। आवाज कट रही है यार तेरे।
और यार आई थिंक नेट का इशू चल रहा है, मेरे को लग रहा है। ये 23 जो इमरजेंसी है, हाँ ये क्या इमरजेंसी है? इमरजेंसी ऐसा होता है जब आवाज कट रही है आवाज कट रही है। इमरजेंसी में ऐसा होता है ना, जैसे सपोज कर उसको इमरजेंसी में सर्विस देनी पड़ी उसे, कि मतलब लाइक उसका ब्लड लॉस हो गया एकदम से, ब्लड मतलब खून उसका एकदम से बाहर हो रहा है, तो जो भी सर्विस हम इमरजेंसी में देते हैं ना, तो उससे वो पता लगाने के लिए प्लेस ऑफ सर्विस 23 का यूज करते हैं। अभी आवाज सही आ रही है? अभी बाद में बात करेंगे। शिवम आवाज आ रही है सही से? नहीं 10 लगी हुई है। हाँ, मस्त आ रही है। थोड़ा सा और करते हैं, फिर आज के लिए खत्म करते हैं, कल करेंगे फिर, है ना? प्लेस ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? मतलब प्लेस ऑफ, हॉस्पिटल से अलग, मतलब कहाँ सर्विस ली है? नहीं भाई, पेशेंट की सर्विस बहुत जगह होती है, प्रिजन में भी होती है। जो जेल होता है, पेशेंट जेल में बंद है, तो पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं लेके आते, डॉक्टर जाता है वहां पे सर्विस देता है, पेशेंट को कैदी है पेशेंट, समझ रहे हैं? तो सर्विस तो कहीं भी ले अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कहीं और जैसे इमरजेंसी जिस प्लेस पे होगी उस प्लेस पे डॉक्टर पहुंचेगा। अलग अलग स्कूल में भी होता, डॉक्टर स्कूल बोल, पेशेंट बच्चे को हाथ में चोट लग गई है, तो डॉक्टर सर्विस देने कहाँ गया है? स्कूल में गया है, फार्मेसी में दिए सर्विस, हम्म, जेल में दिए सर्विस, हाँ हाँ। ऑफिस में दिए, घर में दिए, डॉक्टर पेशेंट के घर आया है, घर में भी आता है सर्विस देता है ना। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम्म। गया है, डॉक्टर उसके ऑफिस गया है, कैंपस गया है, अर्जेंट केयर फैसिलिटीज, तो ये सारी वो प्लेस ऑफ सर्विस होती है, इनसे पता चलता है इन कोड से कि सर्विस कहाँ पे मिली है। देखिए, प्लेस ऑफ सर्विस मीन्स वेयर द सर्विस हैज रेंडर्ड, जहाँ पे सर्विस, हम्म। ठीक है, ये चीज होती है। मेन चीज याद करने वाली होती है, वो होती है 11, 21, 22, 23, ठीक है, ये सबसे कॉमन होती है, जो सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। 23 भी बहुत कम आते हैं, 11, 21 और 22 तो बहुत फेमस होती है। और उसके बाद तुम आ जाना नर्सिंग और हॉस्पिस में, ये 31, 32, 33, 34, ये आठ 31 हाँ 31 से लेके स्किल्ड 34 नर्सिंग। तक। नर्सिंग, स्किल्ड नर्सिंग क्या है? स्किल नर्सिंग ऐसा होता है, उसके लिए जैसे जब ESRD डिजीज होती है ना, जब वो बंदा मरने वाला होता है, तो वो नर्स होती है, वो उनको स्पेशलाइजेशन होती है, मतलब उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनको उसी चीज के लिए रखा गया कि जो बंदे मरने वाले हैं उनको उनकी केयर की जाए। उनकी केयरिंग थोड़ी अलग तरह से होती है कि उनको मूवीज दिखाई जाती है, क्योंकि पता ही बंदा मरने वाला है, तो उनको नर्स को इस तरह से स्पेशलाइज किया जाता है कि वो जो लोग मरने वाले वो उन्हीं का ख्याल रखती है केवल। स्किल्ड है, मतलब उनको एक अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी है एक अलग काम के लिए। जैसे बेसिकली नर्स क्या होती है, नर्स का काम क्या होता है, डॉक्टर के वो करना, जो भी असिस्ट करना, जो भी डॉक्टर बोलता है वो करती है। पर एक स्किल्ड नर्सिंग होती है, उसमें नर्स को एक अलग से स्पेशलाइजेशन होती है कि तुमको यही काम करना है, वरना बेसिकली नर्स का काम होता है डॉक्टर को असिस्ट करना। बट स्किल नर्सिंग में क्या होता है, उस नर्स को अलग से स्पेशलाइजेशन दी जाती है कि जो ESRD, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज, जो डॉक्टर, जो पेशेंट मरने वाले हैं, आप केवल उनका ख्याल रखोगे। तो वो एक अलग से लोकेशन बनी हुई है कि जो बंदे ESRD से सफर होते हैं, वो एक स्किल नर्सिंग की अलग से लोकेशन होती है, उन बंदों, हाँ उन पेशेंट को वहां पे रखा जाता है, तो उसको अलग से स्किल नर्सिंग दी गई है। तो वहाँ पे जो सर्विसेज दी जाती है, हाँ उसे वो कहते हैं स्किल नर्सिंग। 31, और कौन से बताया था? उसके बाद 32 है, नर्सिंग और हाँ 33 और 34 ठीक है। हॉस्पिस। ये है क्या? हॉस्पिस 33 क्या है ये? 33 कस्टडियल केयर फैसिलिटीज, यानी कि उसको एक अलग से कस्टडी में करके फैसिलिटीज दी होगी। और जो मैंने ये 30 हॉस्पिस बताया ना, जो मैंने अभी एंड स्टेज का बताया, वो हॉस्पिस का है। वो स्किल नर्सिंग भी एक चीज है, लेकिन किस अलग चीज में स्पेशलाइजेशन हो। जो मैंने ESRD का बताया वो हॉस्पिस वाला मान के चलो, मतलब जो लोग मरने वाले होते हैं ना, उनको हॉस्पिस हॉस्पिस मिल जाता है, उनको जो सर्विस दी जाती है वो हॉस्पिस में दी जाती है। और सपोज करो स्किल नर्सिंग का ऐसे मान लो कि उनको नर्स को एक अलग से ही बहुत सारे होते हैं डॉक्टर में, अब अलग अलग से स्पेशल नर्स को अलग अलग से स्पेशलाइजेशन दिया जाता है कि आपको केवल ऐसे पेशेंट का ख्याल रखना है कि जो TB से सफर हो गए या जो इस चीज से सफर हो गए, तो उसको एक अलग से लोकेशन पे दी जाती है, वहां पे रखा जाता है। लेकिन जो एंड स्टेज रिनल डिजीज का होता है, वो आता है हॉस्पिस में, उसको हॉस्पिस कह दिया जाता है, तो उनके लिए अलग लोकेशन दी गई है, उसको प्लेस ऑफ सर्विस 34 में तो रखा यार जाता है। एक चीज बता, जैसे हाँ। जैसे किसी बंदे को मान ली जानलेवा बीमारी हो गई है, हाँ, पर वो हाँ। बच सकता है, तो फिर उसे ESRD कहेंगे ही नहीं, अगर वो बच सकता है तो वो फिर उसे वो स्किल्ड नर्सिंग में आएगा? हाँ वो स्किल नर्सिंग में आएगा ना? हाँ। तो फिर उस केस में स्किल्ड नर्सिंग में तो बता रहे कि जो बंदा जो एंड स्टेज तक पहुंच जाता वो है, हॉस्पिस का, वो मैंने तेरे को समझाने के लिए बताया था कि एक तरह से स्पेशलाइजेशन दी जाती है, उसको हम हॉस्पिस कहेंगे।
अच्छा। हाँ, वो मैं तेरे को समझाने के लिए बता रहा था कि किस तरह से स्पेशल दी जाती है नर्सिंग को अलग अलग से चीजों में। हॉस्पिटल्स में वो आएंगे जिनका कंफर्म है कि अब ये बंदा नहीं बचेगा। मरना ही मरना है। हाँ, उसमें क्या दिया जाता है, और उसमें बंदों को मूवी दिखाई जाती है, कभी पिकनिक घुमाने के लिए लेके जाता है, इस तरह की सर्विस दी जाती है उसमें। और जो स्किल्ड नर्सिंग होगी उसमें ये होता है कि हाँ, बंदे को जानलेवा बीमारी है पर ये बच सकता बच है। सकता, अलग तरह की सर्विस दी जाती है, हाँ। मान के चलो उसमें अलग तरह से स्पेशलाइजेशन होती है उसमें। ठीक है, तो ये प्लेस जो ये वाला बताइए कौन सी कस्टोडियल केयर फैसिलिटी मतलब कस्टोडियल केयर फैसिलिटीज, इसको तुम ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि लाइक कोई अलग से देखो, कस्टोडियल केयर फैसिलिटीज ये जो केसेस है ना 33 बहुत ही कम है, बट इसका मैं ऐसा समझ सकते हो उसको अलग तरह से किसी अलग ही कस्टडी में अलग रखकर सर्विस दी जाती होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिव्यू करके बता दूंगा, बट इसको तुम बस इसको रट लो या तो, और अगर तुम्हें बिल्कुल डीपली समझना है तो मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू करके बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो हमसे जो इंटरव्यू में पूछते हैं, हम इंटरव्यू के हिसाब से चलते हैं, तो इंटरव्यू में हमसे बस ये पूछते हैं 31 प्लेस ऑफ सर्विस में क्या होता है, स्किल नर्सिंग होता है, 32 में नर्सिंग, 33 में कस्टोडियल, 34 में हॉस्पिस होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो 31 से लेकर 34 तक, और उसके बाद एक ये रहा एक नहीं, एक को छोड़ा, एक जरूरी नहीं है, 11 12 नहीं सॉरी 11 21 22 23, हाँ ये 8 चीजें याद कर लेना। अगर तुम्हें फिर भी ये पूरा डीपली समझना है तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करके बताऊं, क्योंकि हमारा क्या था, हम इंटरव्यू के हिसाब से तैयारी करते हैं, जो पूछता हम फिर वही करते हैं। ठीक है, शिवम कोई कंफ्यूजन है? आवाज ये कट रही है बहुत ज्यादा, आवाज कट रही है तो यार फिर अब मैं ये बोलूँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अभी खत्म करते हैं, कल करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा फायदा नहीं, उसको समझ में आए किसी को नहीं आए, है ना? आज करेंगे। हाँ 2 घंटे तो हो गए। 2 घंटे हो गए, चलो ठीक है, फिर तुम इसका रिवीजन कर लो, आगे कल ही पढ़ लेना और अच्छा रहेगा। यहाँ तक पढ़ लेते हैं ना, 9 पेज तक हो गया है ना। हाँ 9 पेज तक हो गया, आगे पढ़ लोगे, मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा, है ना? ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ में आया। हाँ सही में, चलो अच्छी बात है यार। अब स्टॉप कर देता हूँ।